हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जहां पर हम लोग कवर करेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स। एंड्रॉयड में आपने एमवीवीएम के बारे में तो सुना ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। इसकी हेल्प से हम लोग अपने कोड को लिखते हैं तो बहुत ही हमारा कोड जो है वो सेपरेट रहता है, लॉजिक सेपरेट रहते हैं जिनको हम बहुत ईजिली टेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई इसको बनाया किसने। देखो, ऐसा किसी ने इसको अथॉरिटी नहीं मिली है, किसी ने बनाया है। जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं अपने एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर बनाकर उस पर कोड लिखता हूँ और लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये जो आर्किटेक्चर है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो भी उसको अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही अगर लाखों लोग अडॉप्ट कर लेंगे तो वो एक कंक्रीट डिज़ाइन पैटर्न बन जाएगा जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इन सब पैटर्न का जन्म हुआ है। ऐसा कोई नहीं किसी ने अथॉरिटी लेकर फिर डिज़ाइन पैटर्न ही वो बनाता है, ऐसा कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। आप भी बना सकते हो, अपना पब्लिश कर सकते हो। अगर लोगों को पसंद आएगा तो उसको वो फॉलो करेंगे। अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत आखिर हमें पड़ी क्यों। देखो, कोड तो कोई भी कर सकता है। मेन एक्टिविटी में आप सारे कोड लिख सकते हो, एक ही फाइल में आप अपने सारे कोड को लिख सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब लेट से आपका एप्लीकेशन बन के तैयार है, वो प्ले स्टोर पे है भी, लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, चल भी सही से रहा है। लेकिन जब आप बहुत सारे डेवलपर को बुलाओगे, अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करोगे, स्केल अप करोगे, उस केस में ना जो डेवलपर्स होंगे उनको आपको केटी देनी होगी, समझाना होगा, नॉलेज ट्रांसफ़र करना होगा। हाँ, मैंने ऐसा ऐसा इस कोड को लिखा है। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। और जब एक से ज़्यादा डेवलपर एक ही फाइल पर काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आएंगे जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और इसी वजह से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को बनाया गया है डेवलपर्स के द्वारा। अगर हम लोग इसके बात करें टाइप्स की, तो आप लोगों ने बहुत सारे टाइप्स की सुन रखे होंगे। फॉर एग्जांपल MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू प्रेजेंटर, इसको हम लोग जानते हैं MVP के नाम से। फिर आता है मॉडल व्यू इंटेंट, जिसको हम लोग जानते हैं MVI के नाम से। वैसे हमारे पास होता है मॉडल व्यू प्रेजेंटर MVP के नाम से। ऐसे ही हमारे पास होता है हमारा फेवरेट चुनिंदा प्यारा छोटा सा MVVM, मॉडल व्यू मॉडल। तो MVVM की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। MVVM को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। मॉडल व्यू मॉडल और व्यू मॉडल कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं था, वो एक ऐसा लॉजिकल सेक्शन था जहां पर वो अपने बिजनेस लॉजिक को हैंडल करते थे। लेकिन एंड्रॉयड टीम ने इसके लिए हम लोगों को एक व्यू मॉडल बना के दिया। और इस व्यू मॉडल का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है, जब हम पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में जाएं तो जो एक्टिविटी बन के दोबारा से रिक्रिएट होती है ना, उस टाइम पे स्टेट लॉस्ट हो जाते हैं, उसको प्रिजर्व करना। सेकंड चीज़, प्रोसेस डेथ को मैनेज करना। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से आर्किटेक्चर कंपोनेंट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू मॉडल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार MVVM में जो ये व्यू मॉडल है, ये वही व्यू मॉडल है जो एंड्रॉयड टीम ने बनाया है। नहीं भाई, एंड्रॉयड टीम ने जो व्यू मॉडल बनाया है उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे स्टेट को होल्ड करना, अक्रॉस द कॉन्फ़िगरेशन चेंज और आपके प्रोसेस डेथ वगैरह को मैनेज करना जब भी आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो या फिर आपका प्रोसेस किल कर दिया जाए रिसोर्स की कमी की वजह से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो इन सब चीज़ का हल निकालने के लिए व्यू मॉडल को बनाया गया है। बहुत सारे लोग क्लब कर देते हैं कि व्यू मॉडल MVVM का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है। आप व्यू मॉडल का यूज़ कर सकते हो केवल और केवल अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज को हैंडल करने के लिए और प्रोसेस डेथ वगैरह को मैनेज करने के लिए। ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि MVVM को बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने था, लेकिन यूज़ तो सब कर रहे हैं ना भाई। बिल्कुल वही है। सबको लगा हाँ भाई इसके फ़ायदे बहुत हैं, टेस्टेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है और जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है वो भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से लोगों ने MVVM को स्टार्ट करना चालू कर दिया। और यही मोस्ट ऑफ द जो आर्किटेक्चर्स हैं उनके साथ हुआ है। किसी ने उसको बनाया था, वो अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था, फिर धीमे धीमे पॉपुलर हुआ, वर्ड ऑफ माउथ, और एट द एंड आप भी उसका यूज़ कर रहे हो। लाइक MVC, MVP, MVI ऐसा नहीं है ना किसी को अथॉरिटी मिली है कि वही बनाएगा फिर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डेवलपर बना सकता है। अगर लोगों को लगेगा हाँ यार फ़ायदेमंद है तो लोग उसका वाहवाही करेंगे और अल्टीमेटली वो पॉपुलर हो जाएगा। तो बनाते क्यों हैं ये सब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न? अगेन मैंने बता दिया कि अगर आप इनका यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन को बनाने के लिए, अपने कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए, तो एट दी एंड जब बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम करेंगे तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले तो बहुत कम आएंगे। सेकेंड थिंग जो होती है वो होती है टेस्टेबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर अच्छा प्रोडक्ट है, लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए यूनिट टेस्टिंग या फिर UI टेस्टिंग लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर आपका एक ही फाइल में सारा कोड होगा तो बहुत टिपिकल होगा टेस्टिंग लिखना। अगर आप इन सब पैटर्न्स का यूज़ करते हो, लाइक MVC, MVP, MVI और भी बहुत सारे जो भी हैं, इनका यूज़ करते हो तो टेस्टेबिलिटी बहुत ईजी होगी और
प्रोजेक्ट को, कोड बेस को मैनेज करना बहुत ही ईज़ी होगा किसी के लिए भी, और आप एक बार कोड को देखकर उसके फीचर्स, उसके फंक्शनैलिटी सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ये सहूलियत मिलती है जब आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते समय। ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई घर बना रहे हो तो घर बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बहुत बड़ा हॉल बनाकर उसी में सब कुछ बना दे रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। प्रॉपर मैपिंग होती है, फिर ज़मीन की बंटवारा होता है, यहाँ ये रहेगा, यहाँ वो रहेगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कमरे में ही बाथरूम बना के वहीं किचन भी बना दो। सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है ना, किचन अलग, बाथरूम अलग वगैरह अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। वही है यहाँ पर भी कि अगर मुझे लेट से डेटा को फेच करना है तो वो एक स्पेसिफिक सेक्शन होगा उसके लिए कि वहीं से केवल फेच होगा। अगर मुझे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है व्यू के थ्रू तो उसका एक अलग सेक्शन होगा, और एक बिजनेस लॉजिक वाला एरिया होगा जहाँ पर सारे लॉजिक का लिखे जाएंगे जो एक्चुअली में एज अ ब्रेन एक्ट करेंगे, उसका सेक्शन अलग होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उसी सेक्शन में जाओ जहाँ पर ये इशू ऊपर हुआ है, ना कि सारे जगहों पर आप घूमो कि हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो डीबगिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब होगा। तो इन सब सहूलियत को देखते हुए ऐसे पैटर्न्स बनाए गए हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए एज अ डेवलपर। पर हम लोग डिस्कस करेंगे MVC। सबसे पहले MVC को ही इंट्रोड्यूस किया गया था एंड्रॉयड में। MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखिए, कोई भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न हो, उसका जो कोर पर्पस होता है वो होता है सप्रेशन ऑफ कंसर्न का। सप्रेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही होल्ड करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग MVC की बात करें तो MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है बिजनेस डेटा मॉडल्स को होल्ड करके रखना और बिजनेस लॉजिक को भी अपने पास रखना। लेट से आपको इंटरनेट से डेटा को फेच करना है तो फेचिंग का लॉजिक जो होगा ये आपके मॉडल में बैठेगा। उसके बाद जब डेटा फेच हो जाएगा, लाइक कुछ आपको मैनिपुलेशन करना है, कुछ आपके पास बिजनेस लॉजिक है, रूल्स है, सारे आप मॉडल में ही अप्लाई करोगे और एट द एंड आपका मॉडल बन के तैयार होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन योर रिव्यू और मॉडल। लेट्स से मैंने कोई बटन पर क्लिक किया, ये एक यूज़र इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन जाएगी कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के पास एक्सेस होता है आपके व्यू का भी और आपके मॉडल का भी। तो ये इंटरेक्शन जब आप करोगे कंट्रोलर के पास जाएगा, ये कंट्रोलर जाएगा मॉडल के पास, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेगा और करस्पॉन्डिंगली आपका व्यू को वो अपडेट करेगा। तो कंट्रोलर एक्ट करता है एज अ ब्रेन इस पूरे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में। इसको हम लोग MVC के नाम से जानते हैं। लास्टली हमारे पास होता है वी का फुल फॉर्म होता है व्यू, और व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके व्यूज़ में चेंज करना, व्यूज़ को अपडेट करना। आप इसको एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको फ्रेगमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। इसको हम लोग आगे लास्ट में वीडियो के सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये होता है MVC भाई, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस लॉजिक, बिजनेस मॉडल को होल्ड करके रखना। कंट्रोलर एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन योर यू एंड योर मॉडल, और एट द एंड व्यू जो यूज़र देखता है वो होता है व्यू। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन, 2 बटन, एक टेक्स्ट। बटन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो वैल्यू घटेगी। इसी एप्लीकेशन को हम लोग बनाएंगे और इसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि MVC आखिर हम लोग फॉलो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि जेटपैक कंपोज पर आप MVC लगा तो सकते हो, बहुत टिपिकल होगा वो और रिकमेंडेड भी नहीं है। तो बिल्कुल अवॉइड करना MVC को जेटपैक कंपोज के साथ क्लब करना। एज अ डेवलपर हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी के टाइम पे मैंने जितने एप्लीकेशन देखे हैं उसमें MVC मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, एक को छोड़ के, और वो तब का समय था जब XML फेमस था। अभी के टाइम पे XML की जो लाइफ स्पैन है, जो पुराने एप्लीकेशन है उसी में है XML, बाकी में तो है नहीं। तो आपको बहुत ही कम ये आर्किटेक्चरल पैटर्न देखने को मिलेगा। Anyways, as a developer, we should know everything, how MVC work and how we can actually use in our project. Alright, so सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक पैकेज बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे मॉडल। इसके अंदर मेरा मॉडल रहेगा। नेक्स्ट कंट्रोलर, यहाँ पर मेरा कंट्रोलर बैठेगा, और व्यू तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा हूँ जिसके अंदर हमारा है मेन एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे मॉडल से। मॉडल में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक इंटरफेस जिसका हम लोग नाम देंगे काउंटर मॉडल। इंटरफेस इसलिए क्योंकि अगर आप यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप इजीली इसको मिमिक कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ।
और इस काउंटर मॉडल के अंदर हमारे पास होगा एक फंक्शन इंक्रीमेंट, फिर होगा हमारे पास डिक्रीमेंट एंड लास्टली गेट काउंटर, और रिटर्न टाइप इसका होगा इंटीजर। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन है हमारे इंटरफेस में। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन चलो लिख देते हैं, जिसका हम लोग नाम देंगे काउंटर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। ये क्लास होगा जो कि हमारे काउंटर मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। तो इंक्रीमेंट के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंटर नाम से, टाइप होगा इसका इंटीजर और इनिशियल वैल्यू होगी 0। ठीक, इंक्रीमेंट करेंगे तो भाई काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, तो काउंटर की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंटर प्लस प्लस। डिक्रीमेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर काउंटर माइनस माइनस। गेट काउंटर के लिए हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपने काउंटर को। तो ये हमारा काउंटर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन बनके तैयार है। अब फ़र्ज़ करो आपको इंटरनेट से डेटा को लाना होगा, तो आप यहाँ पर एक और मेथड बना लोगे लाइक फेच काउंटर इन्फॉर्मेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पर लिख दोगे। एक्ट बिल्कुल वैसा ही करेगा, क्योंकि मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को लाना, फिर बिजनेस लॉजिक लिखना, बिजनेस रूल डिफाइन करना, बिजनेस मॉडल को होल्ड करके रखना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मॉडल की होती है हमारे MVC आर्किटेक्चर डिज़ाइन पैटर्न में। तो मॉडल तो बन गया। अब हम लोग जंप करेंगे व्यू में। व्यू में जंप इसलिए करेंगे क्योंकि कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है मॉडल और व्यू दोनों, लेकिन अभी हमारे पास व्यू नहीं है। चलो व्यू बनाते हैं। अगेन मैं यहाँ पर इंटरफेस यूज़ करूँगा। इंटरफेस यूज़ करने का भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आप यूनिट टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप हमेशा ही इंटरफेस का यूज़ करो मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि इसकी मॉकिंग बहुत ईजी हो जाती है मॉक लाइब्रेरी की हेल्प से। वेल एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। ये होगा हमारा काउंटर व्यू, एक इंटरफेस होगा ऑफ कोर्स, और इस इंटरफेस में एक फंक्शन होगा शो टेक्स्ट, और यहाँ पर आप काउंटर भेज दोगे इंटीजर। एक ही हमारे पास यहाँ पर व्यू है, और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हमारे मेन एक्टिविटी में। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा है। तो ये मेरा एग्जाम्पल है, एक लीनियर लेआउट है, उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट है, 2 बटन है, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट। अगर मैं इसकी आईडी की बात करूँ तो करस्पॉन्डिंगली डिक्रीमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिक्रीमेंट आईडी। लेट मी जस्ट change this text from increment to decrement. Okay, now we have increment, decrement, और at the top मेरे पास है काउंटर। अगर आप इसकी आईडी की बात करो तो इसका आईडी है काउंटर। स्क्रॉल डाउन करो, इंक्रीमेंट का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और डिक्रीमेंट का आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। काउंटर में वापस जाते हैं। अब इसका इंप्लीमेंटेशन लिखने की बारी है। मेन एक्टिविटी में वापस चलेंगे। मैंने ऑलरेडी उन सारे व्यूज़ का रेफरेंस ले लिया है विद द हेल्प ऑफ फाइंड व्यू बाय आईडी। आई नो ये स्टोन एज के समय का यूज़ है फाइंड व्यू बाय आईडी, बट स्टिल इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम लोग ये बेसिकली कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास सारे व्यूज़ का रेफरेंस भी है। अब हम यहाँ पर हमारे काउंटर व्यू का यूज़ करेंगे। काउंटर व्यू एक इंटरफेस है, तो मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी लिखना होगा ऑफ कोर्स। तो ये रहा मेरा शो टेक्स्ट नाम का फंक्शन जिसे हमने ओवरराइड किया है। अब होगा क्या, मैं अपने टेक्स्ट का रेफरेंस लूँगा और इसमें जो टेक्स्ट होगा इसको मैं एम्पटेट कर दूँगा, स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा अपने काउंटर को। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे टेक्स्ट को अपडेट करेगा विद द अपडेटेड काउंटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो हमें क्या करना है वो हम थोड़ा देर बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कंट्रोलर की, क्योंकि कंट्रोलर एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन आवर व्यू एंड आवर मॉडल। तो अब हम लोग कंट्रोलर को लिखेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास होगा एक इंटरफेस ऑफ कोर्स, जिसका हम लोग नाम देंगे काउंटर कंट्रोलर। पहला फंक्शन होगा ऑन इंक्रीमेंट क्लिक, सेकंड होगा ऑन डिक्रीमेंट। तो 2 मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है। अब इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, तो एक क्लास बना के इसको इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं लाइक काउंटर कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन। इस क्लास में अब मैं 2 चीज़ यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो होगा मेरा मॉडल, और इसका जो टाइप होगा वो होगा काउंटर मॉडल। अब आप देख सकते हो हमारा जो काउंटर कंट्रोलर का इम्प्लीमेंटेशन है वो एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और सॉलिड प्रिंसिपल में ऐसा ही रिकमेंड किया गया है कि आपका जो क्लास है वो मोस्ट ऑफ द केसेस एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करे, वो कोई किसी कंक्रीट क्लास या फिर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन पर ना डिपेंड करे। सो प्राइवेट वॉल कंट्रोलर, देखो दोनों इंटरफेस है, आप इसको इजीली मॉक करके टेस्टिंग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे कंट्रोलर को, विच इज़ काउंटर कंट्रोलर। ओवरराइट करो दोनों फंक्शन को, ऑन इंक्रीमेंट क्लिक एंड ऑन डिक्रीमेंट क्लिक। तो भाई ऑन इंक्रीमेंट क्लिक पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो अपने मॉडल का यूज़ करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा वेरिएबल का वैल्यू,
उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, सॉरी यहाँ पर कंट्रोलर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका व्यू, क्योंकि मुझे व्यू को अपडेट करना है ना, और कंट्रोलर व्यू और मॉडल के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है, तो हमें यहाँ पर व्यू को पास करना होगा, विच इज़ काउंटर व्यू। अब मैं अपने व्यू का यूज़ करूँगा, यहाँ पर होगा शो टेक्स्ट मॉडल डॉट गेट काउंटर। तो सबसे पहले तो मैंने इंक्रीमेंट किया और फिर मैंने हमारे व्यू को कर दिया अपडेट। सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए भी मैं ये चीज़ करूँगा, मॉडल डॉट डिक्रीमेंट व्यू डॉट शो टेक्स्ट टेक अ रेफरेंस ऑफ योर मॉडल गेट काउंटर। तो कंट्रोलर ने क्या किया भाई, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया इंक्रीमेंट वाले, सबसे पहले उसने मॉडल के इंक्रीमेंट किया, बेसिकली मॉडल का जो काउंटर वेरिएबल है उसको वैल्यू बढ़ाई, फिर मैंने व्यू का यूज़ किया और व्यू को अपडेट कर दिया। सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए मैंने सबसे पहले मॉडल का यूज़ किया, वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद इस व्यू का एक्सेस लिया। इसमें शो टेक्स्ट है जो कि क्या काम कर रहा है, हमारे टेक्स्ट को अपडेट कर रहा है विद द करेंट काउंटर। वापस चलो मेन एक्टिविटी पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो शो टेक्स्ट। नाउ वी गोना अटैच इंक्रीमेंट बटन सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो इंक्रीमेंट होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसके लिए एक्सेस चाहिए होगा मेरे कंट्रोलर का। तो चलिए कंट्रोलर को हम लोग बनाते हैं। अब इसको आप अगर डैगर हिल्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इंजेक्ट भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू, लेकिन मैं यहाँ पर डैगर हिल्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसका कंट्रोलर को बनाऊँगा और फिर यूज़ करूँगा। ठीक है, प्राइवेट वॉल, ये मेरा हो गया कंट्रोलर। लेजली मैं इसको इनिशियलाइज कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ काउंटर कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन। टाइप इसका जो होगा वो होगा काउंटर कंट्रोलर। इंपोर्ट कर लो आप इन सब चीज़ को। तो ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। और काउंटर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए मैं यहाँ पर एक मॉडल बना लेता हूँ, प्राइवेट वॉल मॉडल। टाइप होगा इसका काउंटर मॉडल। इनिशियलाइज करा दूंगा अगेन लेजली विद द हेल्प ऑफ काउंटर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। इंपोर्ट कर लो इसको और इस मॉडल का आप यूज़ यहाँ पर कर लो। व्यू की जगह मैंने एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर दिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने काउंटर व्यू को मेन एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करके रखा है। दैट मीन्स अब जो भी मैं काउंटर कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर व्यू का शो टेक्स्ट यूज़ करूँगा ना, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा इस मेन एक्टिविटी का जो शो टेक्स्ट होगा ना, इसको एक्सेस करेगा और इसको ही कॉल करेगा जब भी मैं कंट्रोलर के अंदर व्यू डॉट शो टेक्स्ट करूँगा। तो इंक्रीमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने कंट्रोलर में जाना है और ऑन इंक्रीमेंट क्लिक कर देना है। सेकंड मेरे पास है डिक्रीमेंट, सेट ऑन क्लिक लिसनर, कंट्रोलर का यूज़ करो और ऑन डिक्रीमेंट क्लिक कर दो। दैट्स इट, हो गया हमारा एप्लीकेशन बनकर तैयार। फिर से मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ, समझाता हूँ आपकी आखिर ये आर्किटेक्चर है क्या और कैसे मैंने इसको बनाया है। देखो, MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। M मॉडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके बिजनेस मॉडल्स, जिसको हम लोग डेटा मॉडल्स भी बोलते हैं, उसको, और उसके अलावा जितने भी बिजनेस रूल्स होते हैं, बिजनेस लॉजिक होते हैं जो आप लिखना चाहते हो, वो सारे के सारे आपके मॉडल में जाएंगे। तो यहाँ से आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न एक्ट करेगा और ये बोलेगा कि मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बिजनेस रूल्स को लिखे, बिजनेस डेटा मॉडल को होल्ड करके रखे, डेटा को फेच करना है तो भी वो करे, लोकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, वो सब मॉडल में होगा। जंप करते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर जो होता है वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है और उसको एज अ ब्रेन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि कंट्रोलर के पास मॉडल और व्यू दोनों का एक्सेस होता है। मॉडल जहाँ पर आपका सारा डेटा लाने का काम होता है, बिजनेस लॉजिक वगैरह बैठते हैं, व्यू जो आप दिखाना चाहते हो। अब यहाँ पर जो मैंने व्यू बनाया है वो एक इंटरफेस के हेल्प से बनाया है और उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन मैंने मेन एक्टिविटी में दिया है। तो जाने अनजाने हमारा व्यू जो है वो कपल्ड हो चुका है हमारे एक्टिविटी से, या फिर अगर आप फ्रेगमेंट यूज़ करते हो तो फ्रेगमेंट से। कहीं ना कहीं आपका व्यू जो है वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से भी अटैच होगा और ये अच्छा तरीका है MVC को करने का, क्योंकि अगर आप कोई सेपरेट सा क्लास बनाते हो इस काउंटर व्यू के लिए तो वहाँ पर आपको एक्टिविटी की लाइफ साइकिल एक्सेस नहीं होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी चीज़ें, मेमोरी लीक्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि आपने एक्टिविटी के ही अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। तो इस व्यू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है आपके व्यूज़ को अपडेट करना करस्पॉन्डिंगली। जब आप कोई यूज़र इवेंट या फिर कोई बटन क्लिक करते हो या फिर कुछ भी यूज़र परफॉर्म करता है, बेस्ड ऑन दैट, ये होता है हमारा MVC।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले तो एक मॉडल बनाया जिसको हम लोगों ने बोला काउंटर मॉडल। ये एक इंटरफेस है, इसके पास 3 फंक्शन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और गेट काउंटर। इसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन दिया, एक मैंने वेरिएबल बना लिया काउंटर 0, तीनों फंक्शन हमारे हैं जिसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। ये बनकर तैयार हो गया मेरा मॉडल। अगर एक बड़ा एप्लीकेशन होता तो वहाँ पर नेटवर्क कॉल होते, लोकल डेटाबेस होते, वो सारे वाला जो काम हो ना वो आपके इस मॉडल लेयर में होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने व्यू की ओर। तो व्यू हमारा एक इंटरफेस है, काउंटर व्यू, जिसके पास एक फंक्शन है शो टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर व्यू का इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने लिखा है मेन एक्टिविटी में, क्योंकि मेरे पास मेन एक्टिविटी ही है। अगर आप फ्रेगमेंट यूज़ करते हो तो फ्रेगमेंट में भी कर सकते हो। तो काउंटर व्यू यहाँ पर इसका इंप्लीमेंटेशन है। ये क्या कह रहा है, ये मेरे टेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। और कंट्रोलर की जहाँ तक बात है, ये भी एक इंटरफेस है। 2 हमारे पास इसके अंदर फंक्शन है, ऑन इंक्रीमेंट क्लिक, क्या हो अगर इंक्रीमेंट क्लिक कोई करे तो, क्या हो अगर कोई डिक्रीमेंट क्लिक करे तो। वेल ये तो इंटरफेसेस है भाई, यहाँ पर केवल मैंने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, और इसका डेफिनेशन प्रॉपर मैंने इंप्लीमेंटेशन में दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है मॉडल और व्यू, क्योंकि ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है, तो मॉडल और व्यू दोनों ही यहाँ पर बैठेंगे। इंक्रीमेंट क्लिक होते ही मैंने सबसे पहले तो अपने मॉडल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, मॉडल काम खत्म। नेक्स्ट हमने यहाँ पर व्यू की हेल्प ली और शो टेक्स्ट मेथड की हेल्प से करंट जो काउंटर हो चुकी है उसको प्रोवाइड करा दिया, और इसने व्यू ने क्या किया, बेसिकली उस टेक्स्ट को अपडेट कर दिया। सिमिलरली गोस फॉर द डिक्रीमेंट। ये है फ्लो। अब इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस में। इसका नाम है पिक्सल 7 है, API लेवल 33। और तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और जैसे मैं इस इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, देखो यहाँ 1 हो चुका और ये बढ़ता चला जाएगा। डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये घटता चला आएगा। तो ये है हमारा MVC आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। मेक श्योर करो कि जेटपैक कंपोज में आप इसका यूज़ कभी भी ना करो। सबसे पहले यही आर्किटेक्चर आया था एंड्रॉयड में 2011 के आसपास। ये है हमारा MVC पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि MVC पैटर्न के क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे की बात करूँ, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो अभी के टाइम पे आपका जो मॉडल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, और यहाँ पर जो व्यू है इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है। तो सेपरेशन तो कहीं ना कहीं है, और यही मुझे एक इसके फ़ायदे लगे। और अब मैं बात करूँगा इसके नुकसान की। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं इस स्क्रीन को रोटेट करता हूँ, देखो हमारा जो वैल्यू है लॉस्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है भाई कि जैसे ही आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे आपका सारा वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा, सारे स्टेट लॉस्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं एक्टिविटी को ओपन करूं तो जब भी आप स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज करते हो ना, तो आपका एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होता है और उसके बाद वो फिर से रिक्रिएट होता है। तो इस केस में अगर आप ऐसे इंस्टेंस बनाओगे तो वो भी दोबारा बनेंगे, और जैसे वो दोबारा बनेंगे आपके सारे प्रीवियस स्टेट जो पोर्ट्रेट में थे वो लैंडस्केप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि नहीं मुझे अपने स्टेट को प्रिजर्व करके रखना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन सेव्ड इंस्टेंट स्टेट, एंड यहाँ पर मेरे पास है ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट, आई थिंक यही इसका नाम होता है। जी हाँ, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट में आप अपने वैल्यूज़ को स्टोर करके रखोगे विद दिस बंडल, और ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट में आप इस बंडल से वैल्यू को खींच के अपने मॉडल को अपडेट कर सकते हो। भाई ये बहुत झमेले का काम है, मैं टू बी ऑनेस्ट इसको बताऊँ तो। इसी सब चीज़ को हटाने के लिए व्यू मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। एनीवेज यहाँ पर व्यू मॉडल तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है। तो उस केस में आपको यहाँ पर ऑन सेव्ड इंस्टेंट स्टेट एंड ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट, इसी के बंडल का यूज़ करके आपको अपने वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखना होगा जब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। अगर मैं बात करूँ इस एक्टिविटी की, तो भाई ये एक्टिविटी में तो यार बहुत चीज़ें होती हैं, लाइक यूज़र इंटरफेस तो होगा ही होगा, नेविगेशन लॉजिक भी होगा, एनालिटिक्स लॉजिक भी होगा, उसके अलावा लॉग ट्रैकर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इस एक्टिविटी में रहती हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस काउंटर व्यू जो कि एक इंटरफेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं। अभी हमारा एप्लीकेशन बहुत छोटा है, लेकिन लेट्स से मैं इस एप्लीकेशन में इस स्क्रीन में कई सारे और कंपोनेंट्स को ऐड करना चाहूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर रीसेट का बटन ऐड करना चाहता हूँ। रीसेट का बटन ऐड करने के लिए आपको इस काउंटर व्यू में एक और मेथड बनाना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रीसेट, और वो रीसेट का इम्प्लीमेंटेशन आपका मेन एक्टिविटी देगा। ऐसे अगर मेरे पास 30 इवेंट हैं तो यार 30 के लिए आपको 30 डिफरेंट फंक्शन बनाने होंगे, और अगर आप 30 डिफरेंट फंक्शन बनाओगे तो यार ये क्लियरली वायलेट कर रहा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल बोलता है कि आपका इंटरफेस बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। काउंटर व्यू जो है
वो सारे व्यू के लॉजिक को होल्ड करके रखेगा काउंटर वाले स्क्रीन के लिए। अब अगर 30-40 इवेंट है तो आपको 30-40 यहाँ पर फंक्शन बनाने होंगे जो कि क्लियरली वायलेट कर रहा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। और अगर आप कर भी देते हो, आपका मेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, ब्लोट कर जाएगा वो। ये भी इशू होता है MVC के साथ। नेक्स्ट अगर हम लोग कंट्रोलर की बात करें तो व्यू के जैसे जैसे आप व्यू में फंक्शन को बढ़ाते चले जाओगे, करस्पॉन्डिंगली आपको कंट्रोलर को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हर इवेंट का एक डिफरेंट कंट्रोलर में फंक्शन बनेगा। जैसे रीसेट के लिए यहाँ पर मुझे बनाना होगा एक और फंक्शन ऑन रीसेट क्लिक्ड। सिमिलरली अगर 30 मेरे पास क्लिक इवेंट बढ़ गए तो 30 मेरे पास फंक्शन बढ़ गए कंट्रोलर में। ये भी बहुत ही बल्कि हो जाएगा इन फ्यूचर। MVC बड़े एप्लीकेशन के लिए कभी भी सूटेबल हो ही नहीं सकता। छोटे ऐप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन बड़े ऐप जैसे आप इसको स्केल करने जाओगे ना तो ऐसा स्केल ये करेगा कि आपके साथ साथ आपका एप्लीकेशन भी 4 गुना 5 गुना साइज़ का हो जाएगा। इतने ज़्यादा कोड होंगे ना आपके पास कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने लिखा क्या था और कहाँ से क्या हो रहा है। इवन तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन आपका इंटरफेस एक समय पर इतना बल्कि हो जाएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आप डरोगे इसमें डीबगिंग करने से। ये भी इसके नुकसान हैं। नेक्स्ट नुकसान की बात करें तो हमारा जो कंट्रोलर का इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर देखो इसके पास व्यू का एक्सेस है और ये व्यू इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है मेरा एक्टिविटी। दैट मीन्स यहाँ पर आप जाने या फिर अनजाने कहीं ना कहीं एंड्रॉयड फ्रेमवर्क पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि बिना मेन एक्टिविटी के आपके इस व्यू का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक डिफरेंट क्लास बनाकर भी इस काउंटर व्यू का इम्प्लीमेंटेशन रख दोगे, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इस मेन एक्टिविटी से इस व्यू को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर बना के रखते हो अपने इस व्यू का इम्प्लीमेंटेशन एक डिफरेंट क्लास में, तो उस केस में आपके पास एक्सेस नहीं होगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। यदि आपको चाहिए होगा तो अगेन आपको डिपेंड करना होगा इस एक्टिविटी पर। ये चीज़ भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। जो टाइट कपलिंग होती है ना भाई ये व्यू की कंट्रोलर के साथ, इसकी वजह से टेस्टेबिलिटी नहीं हो पाती। और मैं टेस्टिंग की जब बात कर रहा हूँ तो मैं JVM वर्चुअल मशीन पर चलते हैं टेस्टिंग, उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक यूनिट टेस्टिंग की, UI टेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ऐसे चीज़ों का यूनिट टेस्ट नहीं कर सकते जो कि प्योरली JVM पर चलें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, अगर आप UI टेस्टिंग करोगे तो वो बहुत ही रिसोर्स एक्सपेंसिव होता है। रिसोर्स का मतलब ये है कि एमुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एमुलेटर को अगर आप चलाओगे तो आपके सिस्टम में अच्छा खासा रैम होना चाहिए। देखो कंपनीज जो होती हैं वो ये सब जो टेस्टिंग होती है इसको अमेज़ॉन के सर्वर पर या फिर किसी ऐसे सर्वर पर जो रिमोट होता है वहाँ पर एग्जीक्यूट करती हैं। और वहाँ पर अगर आपको एमुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है केवल बेसिक चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, तो रिसोर्स एक्सपेंसिव होगा और कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एज ए डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ज़्यादातर जो टेस्ट है 90% या फिर 80% जो भी लिखते हैं वो यूनिट टेस्टिंग हो, ताकि इसके रन करने के लिए किसी भी तरीके से मुझे कोई रिसोर्स एक्सपेंसिव एमुलेटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो अगर आप एक ऐसा डेवलपर हो जो अवॉइड करना चाहते हो रिसोर्स की वेस्टिंग या फिर रिसोर्स का अननेसेसरी ज़्यादा यूज़, उस केस में आप MVC थोड़ा सा इग्नोर करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला टाइट कपलिंग है आपकी व्यू की और आपकी एक्टिविटी की, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता सारी चीज़ों को टेस्ट करना जो कि JVM पर एग्जीक्यूट करे। MVC में एसिंक्रोनस स्टेट मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लाइक अगर मुझे लोडिंग दिखाना हो, मुझे एरर दिखाना हो या फिर मुझे डेटा दिखाना हो जब भी मैं डेटा को रिसीव करूं फ्रॉम आवर बैकएंड, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने व्यू में और यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखने होंगे। लाइक शो लोडिंग करके हो गया, एक हो गया शो एरर, यहाँ पर आपका होगा मैसेज, और ऐसे हमारे पास हो गया शो डेटा, और यहाँ पर आपका डेटा होगा लेट से कोई भी स्ट्रिंग टाइप का। तो देखो यहाँ पर जो एसिंक्रोनस UI स्टेट मैनेजमेंट है वो भी बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई स्टेट फ्लो नहीं है, कोई लैब डेटा नहीं है, और उसका यूज़ MVC के साथ करना भी बहुत ही टिपिकल होता है भाई। और अभी के टाइम पे आप कोई ऐसा एप्लीकेशन मुझे बता नहीं सकते जहाँ पर लाइव डेटा स्टेट फ्लोज या फिर फ्लोज का यूज़ ना होता हो स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए। MVC में ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हमें फंक्शन बनाने होंगे और ये फंक्शंस इवेंचुअली हमारे व्यू को अपडेट करेंगे। आप सोच सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स है भाई ये चीज़ करना। अगर आपके पास 10 और इवेंट आ गए, 10 और तरीके से
व्यू आ गए तो उस केस में आपको अगेन फंक्शन लिखना होगा, फिर वही झमेला करना होगा। मैं तो नहीं समझता इसे कोई स्केलेबिलिटी है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप MVC के साथ जा सकते हो। डिसएडवांटेजेस इसमें बहुत सारे हैं। अगर मैं अगले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो ये है, ऑल्दो हम लोगों ने इंटरफेस बना लिए हैं काउंटर व्यू के लिए या फिर काउंटर कंट्रोलर के लिए, बट द थिंग इज कंट्रोलर व्यू के बहुत पास। जो आपका व्यू है वो कंट्रोलर को जानता है और जो आपका कंट्रोलर है वो व्यू को जानता है। तो सर्कुलर डिपेंडेंसी वाली एक स्मेल आ रही होगी आपको। तो जहाँ पर सर्कुलर डिपेंडेंसी होता है वहाँ पर प्रॉब्लम तो आती ही आती हैं। तो ये भी इसमें एक इशू होता है जब भी मैं MVC पैटर्न को फॉलो करता हूँ। एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल और कॉम्प्लेक्स UI की वजह से इसके जो वीकनेसेस हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप एप्लीकेशन को बनाने स्टार्ट करोगे। इसी वजह से लोग MVP पे मूव करें। में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल व्यू प्रेजेंटर MVP। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं अगेन काउंटर एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने MVC के साथ किया था, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं सेम तरीके के एप्लीकेशन में, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो MVP का मतलब वही होता है, M का मतलब मॉडल, जहाँ पर आपके बिजनेस लॉजिक, आपके बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेटा मॉडल और वेरिएबल्स जो भी आप यूज़ करने वाले हो बिजनेस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने के लिए सारे मॉडल में होंगे। प्रेजेंटर का काम होता है आपके बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करता है। व्यू से इवेंट आते हैं प्रेजेंटर के पास और प्रेजेंटर मॉडल से डील करता है, चीज़ों को अपडेट वगैरह करता है और फिर आपका व्यू को अपडेट करता है। मतलब इसमें फ़ायदा बस इतना है कि आपका जो प्रेजेंटर है वो तो आपके मॉडल से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन आपका जो फ्रंट एंड है या फिर जो आपका व्यू है ना, उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब व्यू यहाँ पर बिल्कुल ही डम्ब एक्ट करेगा, बस वो इवेंट को ट्रिगर कर देगा और प्रेजेंटर सारा काम उसके बाद करेगा। तो ये एक एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर ये है कि आपका जो व्यू है उस व्यू को कोई भी जानकारी नहीं होगी कि भाई प्रेजेंटर में हो क्या रहा है, कैसे वो अब मॉडल्स को अपडेट कर रहा है, कैसे वो लॉजिक को लिख रहा है। तो इस केस में MVP में कोई भी लॉजिक आपके व्यू में नहीं बैठती। ये कुछ फ़ायदे हैं। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, एज अ डेवलपर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑल्दो जेटपैक कंपोज साथ आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, अगर करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। ये मैं यहाँ पर आपको एज अ नोट बता रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तो मैंने कहा मॉडल व्यू प्रेजेंटर, सबसे पहले मेरे पास होगा यहाँ पर मॉडल, देन मेरे पास होगा हमारा ऑफकोर्स व्यू, और लास्टली हमारे पास एक पैकेज होगा प्रेजेंटर नाम से। तो तीन चीज़ें हमारे पास मॉडल व्यू प्रेजेंटर। इसमें हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये एक इंटरफेस होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हम लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, नॉट डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि मॉडल इंटरफेस में क्या होगा और प्रेजेंटर इंटरफेस में क्या होगा, उसके अलावा व्यू इंटरफेस में क्या होगा, और इसका हम लोग सेपरेटली इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है कि ये चीज़ें हैं हमारे मॉडल व्यू प्रेजेंटर में। तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक इंटरफेस और इसको बोलते हैं काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। इस काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास होगा अगेन इंटरफेस। सो सबसे पहले तो हमारे पास होगा यहाँ पर व्यू का इंटरफेस। थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए मैं आपको XML दिखा देता हूँ कि XML में क्या है। ये मेरा एक्टिविटी मेन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू है। एंड यहाँ पर अगर XML की बात करो तो ID में TV काउंटर, ये मेरा टेक्स्ट व्यू रिप्रेजेंट करेगा। BTN इंक्रीमेंट ये मेरा बटन रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीमेंट के लिए, और BTN डिक्रीमेंट रिप्रेजेंट करेगा हमारा बटन डिक्रीमेंट के लिए। ठीक, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक बेसिक सा टेक्स्ट, ये हो गया हमारा XML फाइल। मैंने एक्टिविटी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेफरेंस ले लिया है फाइंड व्यू बाय ID की हेल्प से, जो कि स्टोन एज में यूज़ होता था, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो बस ये मेरा बेसिक सेटअप है और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में वापस चलता हूँ। तो व्यू में मेरे पास एक ही चीज़ होगा, शो काउंटर नाम से एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम लोग काउंटर भेजेंगे, टाइप होगा इसका इंटीजर। तो ये मेरा हो गया व्यू। अब मुझे बनाना है अपना मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर सबसे पहले तो इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट काउंटर होगा, डिक्रीमेंट करने के लिए डिक्रीमेंट काउंटर होगा, और गेट काउंटर की हेल्प से हम लोग लेटेस्ट काउंटर की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया मॉडल। और लास्टली प्रेजेंटर। अब देखो दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे, या तो
मैं सिंपली इंक्रीमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ या तो मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ, मतलब दो ही चीज़ मेरे पास है, इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना। तो मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ प्रेजेंटर नाम से, जिसके अंदर ऑन इंक्रीमेंट क्लिक्ड एंड ऑन डिक्रीमेंट क्लिक्ड ये दो मेरे पास फंक्शंस होंगे। अब इनका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे बारी बारी। तो मॉडल के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे मॉडल में और यहाँ पर बनाएंगे एक क्लास और इस क्लास का नाम होगा काउंटर मॉडल। ये क्लास होगा जो कि इम्प्लीमेंट करेगा हमारे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के मॉडल को। इम्प्लीमेंट कर लो सारे मेथड्स। इंक्रीमेंट काउंटर के लिए हमें अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करना होगा। सो एक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे प्राइवेट वेरिएबल काउंटर, इंटीजर, इनिशियल वैल्यू इज 0। गेट काउंटर में मैं सिंपली इसको कर दूंगा रिटर्न। इंक्रीमेंट काउंटर में मैं इसको कर दूंगा इंक्रीमेंट। रिमूव करता हूँ इस टू डू को, दिस स्टार्ट काउंटर माइनस माइनस। सिमिलरली फॉर इंक्रीमेंट आई यूज दिस काउंटर। तो यहाँ पर मेरा काउंटर मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर IMPL ऐड कर देता हूँ एज अ सफिक्स ताकि ईजी रहे समझने में। तो ये हो गया मेरा मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग व्यू का इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। तो व्यू का इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली हमारा एक्टिविटी या फिर हमारा फ्रेगमेंट देता है, क्योंकि वहीं पर व्यू का एक्सेस होता है इजली। तो करने के लिए चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट व्यू को। इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मेथड को और यहाँ पर काउंटर की मुझे लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। मैं यूज़ कर लूँगा अपने टेक्स्ट व्यू को, टीवी काउंटर। यहाँ पर टेक्स्ट को मैं सेटअप कर दूँगा अपने लेटेस्ट काउंटर से। दैट्स इट। अब हम लोग लिखेंगे अपने प्रेजेंटर को। तो इस व्यू को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, या फिर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इट मैं अपने मेन एक्टिविटी को यहीं पर कर देता हूँ व्यू में, क्योंकि एक्टिविटी भी एक व्यू ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभी लॉजिकली बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मॉडल के अंदर मॉडल, व्यू के अंदर व्यू और प्रेजेंटर के अंदर अब प्रेजेंटर का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लिखने वाले हैं। प्रेजेंटर इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लास है, इस क्लास को हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमारे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रेजेंटर है उसका। तो ऑन इंक्रीमेंट क्लिक्ड एंड ऑन डिक्रीमेंट क्लिक्ड। सो यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए मॉडल का प्राइवेट वाल मॉडल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट डॉट मॉडल। तो जब भी इंक्रीमेंट क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे अपने मॉडल में इंक्रीमेंट को कॉल करना होगा, उसके बाद मुझे व्यू को अपडेट करना होगा। तो यार व्यू को अपडेट करने के लिए देखो MVC में क्या होता है, हमें व्यू का एक्सेस देना पड़ता है, हमें इंजेक्ट करना होता है एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर अपने कंट्रोलर को। लेकिन प्रेजेंटर में ऐसा नहीं है। प्रेजेंटर में हम लोग बेसिकली व्यू को लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अटैच और रिमूव करते हैं। सो प्राइवेट वेरिएबल व्यू, और ये व्यू का जो टाइप होगा वो होगा काउंटर कॉन्ट्रैक्ट व्यू। इनिशियल वैल्यू इसकी होगी नल। तो हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है व्यू नाम से। अब इस प्रेजेंटर के अंदर हमें दो तरीके का और फंक्शन चाहिए, अटैच और डिटैच, और उसकी हेल्प से हम लोग व्यू को अटैच करेंगे या फिर व्यू को इनिशलाइज और रिमूव करेंगे। तो करने के लिए प्रेजेंटर में वापस जाओ एंड यहाँ पर आपको एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी अटैच नाम से। इस अटैच में हम लोग अपने व्यू को पास करेंगे और ये व्यू बेसिकली हमारा वाला यही वाला व्यू होगा जो इंटरफेस हमने यहाँ पर टॉप पर बनाया हुआ है। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर फंक्शन डिटैच, दैट्स इट। सो ये प्रेजेंटर में एक्स्ट्रा काम मुझे करना होता है, हम लोग को करना होता है, ना कि मुझे। तो इम्प्लीमेंटेशन में वापस चलते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अटैच और डिटैच को। तो ओके, अटैच और डिटैच, और हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो है ही। अटैच के केस में क्या होगा, दिस डॉट व्यू को आप सिंपली अपडेट कर दो इनकमिंग व्यू से, और डिटैच में आपको सिंपली उसको उसके रेफरेंस को नल कर देना है। तो ये हो गया हमारा अटैच, ये हो गया हमारा डिटैच। प्रेजेंटर बोलता है कि आप व्यू जो है उसको अटैच एंड डिटैच कुछ इस तरीके के फंक्शन बनाओ और लॉजिकली आप इसको लाइफ साइकिल से कनेक्ट कर दो। लाइक ऑन क्रिएट में आप इसको अटैच कर दो, ऑन डिस्ट्रॉय में आप इसको डिटैच कर दो। तो ऐसा हुआ क्या कि जो व्यू की हमारी डिपेंडेंसी थी कंस्ट्रक्टर में वो वहाँ से हट चुकी है। आप इसको ईजिली टेस्ट कर सकते हो बहुत ही आराम से। ऑलराइट, सो ऑन इंक्रीमेंट क्लिक्ड। तो जब ये इंक्रीमेंट क्लिक होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई मॉडल को पहले इंक्रीमेंट करूँगा और तत्काल ही अपने व्यू का यूज़ करके काउंटर की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसको दे दूंगा। बिल्कुल यही सेम इम्प्लीमेंटेशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने MVC में किया है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है।
सिमिलर डिक्रीमेंट के लिए भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो बस ये हमारा हो गया प्रेजेंटर का इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बनानी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटर फैक्ट्री। तो ये प्रेजेंटर फैक्ट्री एक ऑब्जेक्ट होगा और यही बेसिकली प्रोवाइड करके देगा मुझे प्रेजेंटर। तो फंक्शन प्रोवाइड प्रेजेंटर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है मॉडल की। तो हम यहाँ पर मॉडल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स इट। तो ये फैक्ट्री हमें प्रोवाइड कर देगा हमारा प्रेजेंटर। अब हम लोग चलेंगे अपने व्यू में वापस मेन एक्टिविटी में। बटन इंक्रीमेंट क्लिक, बटन डिक्रीमेंट क्लिक, ये दो चीज़ मेरे पास है। सो बटन इंक्रीमेंट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसमें मुझे प्रेजेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली फॉर द BTN डिक्रीमेंट, इस केस में भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। सो एट द टॉप मैं यहाँ पर बनाऊंगा प्राइवेट लेट इनिट वेरिएबल प्रेजेंटर, टाइप होगा इसका काउंटर कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंटर। इसको मैं ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज कराऊंगा। जैसे ही हमारा कंटेंट सेट होता है मैं अपने प्रेजेंटर को लूँगा और विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटर फैक्ट्री प्रोवाइड मैं इसको इनिशियलाइज करा दूँगा। तत्काल ही इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अटैच को और अपने व्यू को अटैच कर दूँगा, और जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा उस केस में मैं डिटैच कर दूँगा। तो लॉजिकली आप सोचो, जो हमारा व्यू है वो तभी अटैच रहेगा जब तक हमारा एक्टिविटी की ज़िंदगी रहेगी। तो एक तरह से लाइफ साइकिल लॉजिकल वे में कनेक्ट तो हुआ ना हमारे प्रेजेंटर से। तो प्रेजेंटर की ये भी एक खासियत होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे अपने प्रेजेंटर को। सो प्रेजेंटर ऑन इंक्रीमेंट क्लिक्ड, और यहाँ पर होगा प्रेजेंटर ऑन डिक्रीमेंट क्लिक्ड, और दैट्स इट। यही है MVP। आप एग्जीक्यूट करें इसको, और एग्जीक्यूट होते ही आपको दिखेगा कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं अपने बटन के क्लिक पर। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। तो जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है MVP में वो ये है कि आप एज अ कंस्ट्रक्टर कभी भी व्यू को पास नहीं करते हो। आप कोशिश ये करते हो कि लॉजिकल वे में आप अपने व्यू को कनेक्ट करो और रिमूव करो। जब तक आपका व्यू जिंदा रहेगा तभी तक आपका प्रेजेंटर के अंदर जो व्यू है वो जिंदा रहेगा। तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो लॉजिकल वे में आपने लाइफ साइकिल एक तरह से बना लिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है प्रेजेंटर का। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आप अभी के टाइम पर अपने प्रेजेंटर इम्प्लीमेंटेशन में व्यू को डायरेक्टली पास नहीं कर रहे हो, आप व्यू को अंदर ही रखे हो, और जब आपका कनेक्शन होगा उस केस में अटैच और डिटैच कर रहे हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं मेन एक्टिविटी में जाऊँ तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उस केस में आपका जो व्यू है वो पैसिव है, लेकिन MVC में वो होता है एक्टिव। ये भी एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आप प्रेजेंटर को ध्यान से देखो तो सारे चीज़ आपके प्रेजेंटर में ही हैं। MVP में कभी भी कोई भी चीज़ आपका व्यू डिसाइड नहीं करता, ये बिल्कुल डम्ब रहता है। सारे लॉजिक जो होते हैं वो रहते हैं आपके प्रेजेंटर में। ये एप्लीकेशन थोड़ा सा छोटा है तो आपको ऐसा लग सकता है कि MVC MVP कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। 2 फंक्शन बना के आप बता रहे हो कि MVP हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाओगे जो बहुत बड़े होते हैं उसमें आपको ये अंतर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं उतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना के आपको दिखा सकता, मैं एक छोटा लेवल का एप्लीकेशन बना के आपको समझा रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं MVC और MVP में। एनीवेज डिसएडवांटेज वही कि आपको अगर एक इवेंट बनाना है तो अगेन आपको इंटरफेस में जाकर इंटरफेस में मेथड लिखना होगा कॉन्टैक्ट के अंदर, और करस्पॉन्डिंगली मॉडल को भी आपके एक फंक्शन एक्स्ट्रा करने होंगे। तो हाँ, वो प्रॉब्लम जो थी MVC में लाइक इंटरफेस सेग्रीगेशन वाली वो यहाँ पर भी रहेंगी। आपका जो इंटरफेस है वो मोटा हो सकता है, आपका एक्टिविटी ब्लोट कर सकता है, बट इस केस में कम से कम इतना है कि आपका जो प्रेजेंटर है वो सारे UI इवेंट्स के करस्पॉन्डिंग रिप्लाई करेगा और आप इसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करो MVC से इस MVP को। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं MVVM आर्किटेक्चर को। MVVM नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप चाहते हो अपना करियर बनाना एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो कि नेटिव है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये एक आर्किटेक्चर है और लगभग सारी कंपनीज इसका यूज़ करती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो जाता है जिसके बारे में आप जानें। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक इमेज सर्च एप्लीकेशन,
और प्रैक्टिकली इसमें डीप डाइव करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले डिपेंडेंसीज़ को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो डिपेंडेंसी की जहाँ तक बात करें, ये मेरा एक बिल्कुल डमी प्रोजेक्ट है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जब आप build.gradle.kts में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने केवल 2 डिपेंडेंसी डाली है रेट्रोफिट की। रेट्रोफिट एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली HTTP कॉल्स को करते हैं। तो इसी की डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि API हम कौन सी कंज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि जो इमेजेस होंगी उनको हम सर्च करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं API यूज़ करूँगा पिक्साबे की। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा सकते हो और जाने के बाद आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना। सबसे पहले अपने आप को लॉगिन करना, उसके बाद एक्सप्लोर पर क्लिक करके API पर क्लिक करना। तो आपको कुछ इस तरह का UI दिखेगा। व्यू API डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लैंड करेंगे इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पर, जहाँ पर आपको API की आपकी मिल जाएगी और ये है इसका बेस URL, ये क्वेरी है क्यों। तो इन सब का यूज़ करके मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक रिस्पांस को फेच कर रखा है। तो ये है मेरा एंड पॉइंट और ये है मेरा रिस्पांस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिस्पांस को सबसे पहले कॉपी करूँगा और इसको मैं अपने सेकंड स्क्रीन में डालता हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए MVVM है क्या। MVVM का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू मॉडल। जो मॉडल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, वो डेटा को लाने का काम करता है, राइट। और उसके बाद इस डेटा को वो रखता है या फिर भेजता है व्यू मॉडल में। और व्यू मॉडल एक स्टेट होल्डर होता है जो कि आपके UI स्टेट को होल्ड करता है और यहीं पर आप अपने बिजनेस लॉजिक को भी रखते हो। और लास्टली जो हमारा व्यू है, व्यू बेसिकली जो यूज़र देखता है, दैट मीन्स व्यू मॉडल बिजनेस लॉजिक लगाने के बाद सारे डेटा को यूज़र को दिखाएगा UI के थ्रू। तो वो काम होता है हमारा व्यू लेयर में। यही बिल्कुल बेसिक सा MVVM आर्किटेक्चर है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, मॉडल व्यू मॉडल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मॉडल नाम का पैकेज बनाता हूँ जिसमें मैं मॉडल की चीज़ें रखूँगा। फिर है हमारे पास व्यू मॉडल एंड लास्टली हमारे पास है व्यू। अब क्योंकि UI जो होगा वो व्यू का पार्ट होगा लॉजिकली, तो इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ। और मेन एक्टिविटी क्योंकि ये व्यू कंटेंट करता है तो इसको भी मैं व्यू में डालूँगा, राइट। तो ये मेरा व्यू का लेयर फिलहाल के लिए हो चुका है। जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल से। अब मैंने बोला मॉडल का जो काम है वो डेटा को लाने का है, वो चाहे लोकल से लाए या फिर रिमोट डेटा सोर्स से लाए। अपने एप्लीकेशन में हम लोग रिमोट डेटा सोर्स का यूज़ करेंगे डेटा को लेने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैकेज बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ रिमोट। और रिमोट के अंदर भी मॉडल होगा क्योंकि जो हम रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं जेसन के तौर पर, उसको हमें यहाँ पर मैप करने के लिए कुछ मॉडल क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो मॉडल मैपिंग काम होता है जेसन से डेटा क्लासेस में, वो करता है हमारा जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री, जिसकी डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है अपने गडल फाइल में, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो कन्वर्टर। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है बैकएंड से, वो आएगा जेसन के रूप में। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो होगा उसको मैनिपुलेट करके सीरियलाइज करके हमारे डेटा क्लास से मर्ज करना या फिर मैप करना। तो इस रिमोट के अंदर सबसे पहले मैं एक और पैकेज बनाऊंगा और उस पैकेज का जो नाम होगा वो होगा मॉडल, या फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको नाम दूंगा DTOs। DTOs मतलब डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। जिन डेटा की हेल्प से, जिन क्लासेस की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफ़र करना है अपने बैकएंड से फ्रंट एंड में, उसको हम बोलते हैं DTOs, राइट। तो इस पर आप करो राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर कॉल्ड डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन है, इस पर आप क्लिक करो। ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसको आप बहुत ही ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है आपको, यहाँ पर सेटिंग्स आपको दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लगइन्स में जाकर यहाँ पर मार्केट प्लेस में सर्च कर लेना है। मेक श्योर करो आप मार्केट प्लेस में हो। अब यहाँ पर जब आप सर्च करोगे Kotlin to JSON, तो ये आपको पहला प्लगइन मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करो और सिंपली रीस्टार्ट करो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो उसके बाद आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, विच इज़ डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। ओके, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ओके, आई थिंक मुझे इसको अपडेट करना होगा, तो लेट मी जस्ट गिव फ्यू मिनट्स। तो मैं इसको सबसे पहले अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको अपडेट किया और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये अपडेट करेगा थोड़े समय के लिए, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने आपको बोला रिस्टार्ट करना होगा, तो रिस्टार्ट कर लीजिए और रिस्टार्ट करते ही आपको चीज़ देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो रिस्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर अभी यूज़ करता हूँ इस प्लगइन का। देखिए अभी ये हमें अवेलेबल है। तो इसमें बेसिकली सारे रिस्पॉन्स को आपको करना है पेस्ट, जो कि रहा ये, और इसके बाद इसका जो नाम होगा वो होगा पिक्साबे रिस्पॉन्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फैमिलियर है, अच्छा लगता है। क्लिक करो जनरेट पर और उसके बाद ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये इसने जनरेट कर दिया है। तो पिक्साबे रिस्पॉन्स, इसके अंदर मुझे मिलेगा हिट्स। हिट्स मीन्स जो इमेज की डिटेल होगी वो, और हिट रिप्रेजेंट करेगा एक इमेज को। अब इतनी चीज़ें मुझे चाहिए नहीं, मुझे कुछ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है लार्ज इमेज यूआरएल। तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ, ये सब भी हटाता हूँ। मुझे केवल चाहिए लार्ज इमेज यूआरएल, जिसकी हेल्प से हम शो करेंगे इमेज को, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉडल। अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक एपीआई सर्विस जो कि बनेगा रेट्रोफिट की हेल्प से। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंस नाम से। सो ये मेरा हो गया एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा गेट इंस्टेंस, और ये मुझे रिटर्न करके देगा रेट्रोफिट का एक इंस्टेंस। सो वी हैव टू यूज़ हियर रिटर्न रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। ऐड करो अपने बेस यूआरएल को। तो बेस यूआरएल मैंने आपको बता रखा है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये जो स्टार्टिंग का है ना, ये मेरा बेस यूआरएल है, बेसिकली pixabay.com तक का। तो आप इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये हो गया मेरा बेस यूआरएल। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो जेसन के रूप में मिलता है, तो मुझे उसको बेसिकली अपने डेटा क्लास से मैच करना होगा। तो जो काम करता है वो करता है कन्वर्टर फैक्ट्री। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और लास्टली में बिल्ड कर दूंगा। तो ये मुझे मेरा रेट्रोफिट का जो इंस्टेंस होगा वो दे देगा, राइट। अब जो भी कम्युनिकेशन करना है हमें हमारे बैकएंड से, उसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक इंटरफेस बनाना होता है। हम मेथड्स को वहाँ पर जस्ट डिक्लेयर करते हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये रेट्रोफिट बना के हमको देता है, तभी ये बहुत ही हैंडी है। तो इस रिमोट के अंदर मैं एक और इंटरफेस बनाऊंगा जहाँ पर वो सारे फंक्शन लाई करेंगे, और इसका नाम होगा एपीआई सर्विस। ये होगा एक इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर क्योंकि मैं डेटा को लेना चाहता हूँ, दैट मीन्स ये एक गेट रिक्वेस्ट है, तो उसको दिखाने के लिए या फिर बताने के लिए मैं रेट्रोफिट को मैं यूज़ करूँगा गेट, और इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं अपने एंड पॉइंट का। तो मैं काम करता हूँ इस पूरे यूआरएल को ही कॉपी करके एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें जो रेफरेंस है वो लेने में आसानी हो। तो इतना तो हमें पहले पता है रेट्रोफिट का बेस यूआरएल के रूप में। बाकी बचा क्या? बाकी बचा ये एपीआई स्लैश। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पर करो पेस्ट। तो ये मेरा हो गया एंड पॉइंट। अब क्योंकि ये नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है, मैं यहाँ पर सस्पेंडेबल फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा गेट इमेजेस। अब बाकी चीज़ों को आप देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है क्वेरी। तो क्वेरी को बताने के लिए हमारे रेट्रोफिट को हम लोग यूज़ करते हैं क्वेरी, और मेक श्योर करो ये क्वेरी आ रहा हो retrofit2.http से, और इसका जो नाम है वो है की। तो मेक श्योर करो जो नाम है ना वो बिल्कुल सेम हो, नहीं तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं। और मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा एपीआई की, टाइप होगा स्ट्रिंग, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करा दूँगा हमारे इस वैल्यू से। सो जस्ट कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इन ईयर। सो ये मेरा होगा पहला क्वेरी। अगर आप ध्यान से देखो आपके पास एक और क्वेरी है जिसका नाम है क्यू, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्या सर्च करने वाले हो। और एट द एंड हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा जिसका नाम होगा पिक्साबे रिस्पॉन्स। तो ये हुआ मेरा एपीआई सर्विस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोफिट देगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाओ रेट्रोफिट इंस्टेंस पे, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाओ गेट एपीआई सर्विस करके, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा एपीआई सर्विस। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा रेट्रोफिट की तरफ से। तो आप यूज़ करो गेट इंस्टेंस डॉट क्रिएट, सिंपली यूज़ करो एपीआई सर्विस। इसका क्लास टाइप आप यहाँ पर मेंशन करके रिटर्न कर दो, और मेक श्योर करो ये एक प्राइवेट क्लास हो, प्राइवेट फंक्शन हो, सॉरी नॉट क्लास, प्राइवेट फंक्शन। तो मेरा एपीआई सर्विस भी यहाँ पर बन चुका है। अब मुझे इसका यूज़ करना है। तो इसका यूज़ करने के लिए हम लोग बनाते हैं मॉडल में रिपॉजिटरी। तो ये एक पैटर्न है, यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा उस पैटर्न को, इसको बोलते हैं हम लोग रिपॉजिटरी पैटर्न। तो इस रिमोट के अंदर हम लोग बनाएंगे इमेज रिपॉजिटरी, ठीक है। ये एक क्लास है, और इस क्लास में हम सबसे पहले तो अपने एपीआई सर्विस को बनाएंगे। सो इसको मैं इनिशियलाइज़ कराऊंगा लेजली,
मेरे पास है रेट्रोफिट का इंस्टेंस, इसमें मेरे पास एक फंक्शन गेट एपीआई सर्विस, तो इसका यूज़ करूँगा। मेरे पास एपीआई सर्विस आ चुकी है, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास एक और फंक्शन है गेट इमेजेस नाम से, मुझे यहाँ पर जस्ट क्वेरी पास करनी है और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा रिजल्ट एंड लिस्ट ऑफ हिट। अब क्योंकि ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है, ये एक्सेप्शन दे सकता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्राई कैच। और जब मैं कोई चीज़ को कैच करूँगा, मतलब एरर को कैच करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर रिजल्ट डॉट फेल्योर और सिंपली मैं अपने एक्सेप्शन को यहाँ से पास कर दूँगा। नेक्स्ट केस जो होगा वो सक्सेस का होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा रिस्पॉन्स नाम से और यूज़ करूँगा अपने एपीआई सर्विस डॉट गेट इमेजेस को। एपीआई की हमने ऑलरेडी पास कर रखी हुई है, हमें यहाँ पर क्वेरी को पास करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्वेरी को पास कर दूँगा। तो ये मुझे मेरा रिस्पॉन्स दे देगा और उस रिस्पॉन्स की हेल्प से मैं यहाँ पर रिजल्ट का यूज़ करूँगा सक्सेस। अब मेरे पास रिस्पॉन्स है तो मैं रिस्पॉन्स डॉट हिट्स को यहाँ से यूज़ कर लूँगा एंड एट द एंड आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दोगे। तो ये मेरा हो गया इमेज रिपॉजिटरी। ये एक पैटर्न है, राइट। ये ऐसा नहीं है आपको मॉडल में बनाना ही बनाना है, अगर आप रिपॉजिटरी पैटर्न को फॉलो करते हो तभी आप रिपॉजिटरी बनाओगे, जो कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। बहुत लोग इसको मॉडल से MVVM से बिल्कुल जोड़ कर देखते हैं कि रिपॉजिटरी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न है, रिपॉजिटरी पैटर्न, सिंगलटन पैटर्न, ये सारे पैटर्न है। अगर आपको रिपॉजिटरी सूट करता है आपको यूज़ केस के अकॉर्डिंग तो आप उसका यूज़ कर लो, नहीं सिंगलटन का यूज़ कर लो, इट्स टोटली ऑन यू। तो क्योंकि मुझे ये बहुत ही ईजी और अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इमेज रिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी पैटर्न ऑफ कोर्स। तो मेरा जो मॉडल काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने व्यू मॉडल में। तो व्यू मॉडल में सबसे पहले तो मुझे क्लास चाहिए, तो मैं इसका नाम दूंगा इमेज व्यू मॉडल। ये क्लास होगा और ये जो क्लास होगा ना ये एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को ताकि उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर ले। अब डेटा को होल्ड करने के लिए मुझे एक UI स्टेट होल्डर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाऊंगा, इसका मैं नाम दूंगा UI स्टेट और इसके अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे लाइक इज़ लोडिंग फॉल्स, मेरे पास होगा एरर, टाइप ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिंग और इनिशियल वैल्यू एम्प्टी होगी एंड लास्टली मेरे पास होगा मेरा एक्चुअल डेटा जो कि टाइप होगा लिस्ट ऑफ हिट का और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। एंड इस इमेज व्यू मॉडल के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा गेट इमेजेस नाम से, मुझे यहाँ पर केवल क्वेरी पास करनी है। एंड अब ये टाइम है रिपॉजिटरी को यूज़ करने का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल रिपॉजिटरी नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, टाइप होगा इसका इमेज रिपॉजिटरी और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा लेजली। सिंपली आप यूज़ करो यहाँ पर इमेज रिपॉजिटरी। अब ये टाइम है इस रिपॉजिटरी को यूज़ करने का, तो चलिए करते हैं उसको। रिपॉजिटरी डॉट गेट इमेजेस पास करो अपना क्वेरी। अब क्योंकि ये सस्पेंडेबल फंक्शन है, सस्पेंडेबल फंक्शन को आप केवल किसी दूसरे सस्पेंडेबल फंक्शन या फिर किसी कोड स्कोप के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब क्योंकि मैं व्यू मॉडल के अंदर हूँ, हमें यहाँ पर एक सुपरवाइजर स्कोप मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू मॉडल स्कोप। आप सिंपली यहाँ पर एक कोड को लॉन्च करोगे, दैट्स इट, इट विल प्रोवाइड यू अ कोड स्कोप। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, आप इसको रिजल्ट नाम देंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट जो है वो सक्सेस है तो आपको जो करना है इस स्कोप में करो, अदरवाइज इस स्कोप में करो, ठीक है। तो अब मुझे अपने डेटा को एक्सपोज करना है व्यू के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक UI स्टेट नाम से म्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाता हूँ। इनिशियल वैल्यू इसकी होगी UI स्टेट और एक्सपोज करने के लिए इसको मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगा UI स्टेट। इसका काम हो केवल एक्सपोज करना, और क्योंकि ये स्टेट फ्लो है तो ये म्यूटेबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक्सपोज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा रिजल्ट सक्सेस है तो भाई मैं UI स्टेट का यूज़ करूँगा, यहाँ पर एक नया इंस्टेंस UI स्टेट का बना के डेटा के अंदर मैं रिजल्ट डॉट गेट और थ्रो का यूज़ कर लूँगा। और मैं श्योर हूँ कि कभी थ्रो नहीं करेगा क्योंकि रिजल्ट मेरा सक्सेस हुआ है। नेक्स्ट केस UI स्टेट अपडेट UI स्टेट, यहाँ पर क्योंकि ये एरर केस है तो आपको यहाँ पर एरर के अंदर मैसेज भेजना पड़ेगा कि क्या एरर है भाई, आपको बताना होगा ना। तो रिजल्ट एक्सेप्शन और नल, तो यहाँ पर वो वही एक्सेप्शन मिलेगा जो आपने रिपॉजिटरी में पास कर रखा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा इमेज रिपॉजिटरी में मैंने ये एक्सेप्शन पास की है, तो यही आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसके अंदर होता है मैसेज, तो भाई मैं सिंपली इसका मैसेज यूज़ करके यूज़र को अवेयर कर दूंगा कि भाई मेरे पास ये एरर आई है। और नलेबल है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज़ कर लो।
तो ये मेरा सक्सेस, ये मेरा फेल्योर। अब होगा क्या, जैसे मैं इसको कॉल करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे लोडर दिखे, तो UI स्टेट अपडेट, एक और इंस्टेंस बनाओ UI स्टेट का और इस लोडिंग को कर दो ट्रू। तो ये मेरा हो गया गेट इमेजेस फंक्शन, जिसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इमेज को फेच करना। और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होता है व्यू मॉडल के लिए। तो व्यू मॉडल क्या करता है, वेल ये आपके बिजनेस लॉजिक को यहाँ पर रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट होल्डर्स होते हैं, जैसे मेरे पास है म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब अगर आप अपने स्क्रीन ओरिएंटेशन को चेंज करोगे ना, तो ये डेटा जो है ये बेसिकली आपके स्टेट को होल्ड करके रखेगा और गेट इमेजेस दोबारा कॉल नहीं होगा। तो ये सब फ़ायदे हैं जब आप व्यू मॉडल का यूज़ करते हो। ठीक है, उसके अलावा व्यू मॉडल का यूज़ हम लोग करते हैं प्रोसेस डेप्थ से अपने ऐप को बचाने के लिए। प्रोसेस डेप्थ ऐसा होता है, जैसे लेट्स से आपके पास मेमोरी कम है और आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये प्रोसेस को किल करना स्टार्ट करता है और हर एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। तो क्या हो अगर आपका एप्लीकेशन किल हो जाए रिसोर्स की कमी की वजह से, तो यूज़र जब दोबारा आएगा तो वो फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को मरने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस डेथ अप्रोच का। तो इसमें होता क्या है कि हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और उसको दोबारा से यूटिलाइज करते हैं जब यूज़र अब हमारे एप्लीकेशन पे दोबारा आता है प्रोसेस किल होने के बाद। तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो ईजिली। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्यू मॉडल का यूज़ हम लोग करते हैं अपने स्टेट को होल्ड करने के लिए, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज को आसानी से हैंडल कर पाए। उसके अलावा यदि मैंने कोई API कॉल कर रखी है तो ये बार बार API कॉल ना हो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करोगे एक्टिविटी में तो वो बार बार कॉल करेगा, क्योंकि एक्टिविटी हमेशा रिक्रिएट होती है, लेकिन व्यू मॉडल ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ फ़ायदे हैं व्यू मॉडल के। राइट, तो अब हम चलते हैं अपने व्यू की तरफ और मेन एक्टिविटी में जंप करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने व्यू मॉडल को क्रिएट करूँगा। सो प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल, टाइप होगा इसका इमेज व्यू मॉडल। इनिशियलाइज करूँगा मैं इसको व्यू मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर व्यू मॉडल मिल चुका है और इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने UI स्टेट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो UI स्टेट बाई व्यू मॉडल UI स्टेट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। तो मेरे पास मेरा UI स्टेट है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेरी को भी स्टोर करना होगा, क्योंकि यूज़र जो इंटर करेगा जाहिर सी बात है उसको मुझे दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और स्टेट बनाऊँगा क्वेरी नाम से, रिमेंबर सेवेबल म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। इंपोर्ट कर लो इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्वेरी है। एक चीज़ और, मुझे व्यू मॉडल में भी इस क्वेरी को स्टोर करके रखना होगा। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक और यहाँ पर क्वेरी नाम से म्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाता हूँ और इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और जस्ट बिलो टू इट हम एक और फंक्शन बनाएंगे अपडेट क्वेरी नाम से, जो कि हमारे इस क्वेरी को लगातार अपडेट करेगा। बेसिकली जब भी हम चाहेंगे तब अपडेट करेगा, लगातार नहीं करेगा। सो क्वेरी अपडेट, सिंपली आप यहाँ पर अपने क्वेरी को पास करो। अब मुझे इस क्वेरी के चेंज पर ही इस इमेज को कॉल करना है, गेट इमेजेस फंक्शन को। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वेल उसके लिए मैं यहाँ पर इनिट ब्लॉक का यूज़ करूँगा और अपने व्यू मॉडल स्कोप की हेल्प से एक नया कोड को लॉन्च करूँगा और यहाँ पर मैं क्वेरी पर कुछ चेक्स लगाऊंगा। लाइक मैं ये चेक करूँगा ये एम्प्टी है या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑपरेटर है जिसका नाम है फिल्टर इट इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद मैं एक और यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करूँगा डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज, मतलब जब तक चेंज ना हो तब तक आप इसको एमिट ना करो बेसिकली। तो इतना होने के बाद मैं अगेन यूज़ करूँगा डिबाउंस का। डिबाउंस होता है थ्रॉटल देने के। लेट से यूज़र जल्दी जल्दी टाइप कर रहा है तो मैं जल्दी जल्दी API नहीं फेच करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा और यूज़र लेट से 500 मिली सेकंड तक जब रुकता है तभी डेटा को फेच करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 500 मिली सेकेंड। एंड अब मैं जो लेटेस्ट एमिशन होगा उसको मैं कलेक्ट कर लूँगा और इसके बेस पर मैं अपने इमेजेस को फेच करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेरी को मैनेज करने का एक तरीका है और ये मैनेज करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर बार आप अपने API को कॉल नहीं करोगे, आप कुछ सर्टेन कंडीशन को चेक करोगे, यदि ये फॉलो होते हैं ना तभी आप कॉल करोगे। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने व्यू लेयर पर, विच इज़ मेन एक्टिविटी। मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो ये मेरा 2 स्टेट हो गया, एक होगा क्वेरी, एक होगा UI स्टेट और ये मेरा है स्कैफोल्ड। तो अब मैं यहाँ पर ग्रीटिंग को रिमूव करूँगा और सबसे पहले मैं चेक करूँगा अपने UI स्टेट को। यदि ये लोडिंग का केस है तब तो भाई मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा और उस बॉक्स के अंदर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर
फिल मैक्स साइज, इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर में और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला केस। और मेक श्योर करो आप इस इनर पैडिंग का भी यूज़ करो, नहीं तो आपको पैडिंग बहुत ही अजीबोगरीब लगेगा। सो ये इनर पैडिंग भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली। सिमिलरली मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करता हूँ कॉपी और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और नेक्स्ट है मेरा एरर। तो एरर यदि एम्प्टी नहीं होता है दैट मीन्स मैंने कुछ एरर इनकाउंटर किया है, तो उस केस पे मुझे एरर को दिखाना होगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ करूँगा और UI स्टेट को एरर को दिखा दूँगा। तो ये मेरे 2 केस हो गए। अब जो नेक्स्ट केस है वो है सक्सेस वाला। तो सक्सेस के लिए मैं क्या करूँगा? वेल सक्सेस के लिए मुझे यहाँ पर अपने UI स्टेट के डेटा को चेक करना होगा। अगर ये नॉन नल होता है दैट मीन्स मुझे डेटा मिला है। तो अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर लेज़ी कॉलम का मॉडिफायर। पैडिंग आपको यूज़ करनी है विच इज़ इनर पैडिंग, फिल मैक्स साइज। तो ये मेरा लेज़ी कॉलम हो गया। अब मैं यहाँ इसके अंदर यूज़ करूँगा आइटम्स का। मेक श्योर करो आइटम्स आप वो यूज़ करो जिसमें लिस्ट ऑफ टाइप टी भेजा जा रहा है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। डेटा एक के बाद एक मुझे यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो मिलेगा। सो अब मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कॉइल इमेज लोडिंग लाइब्रेरी। तो इमेज URL की हेल्प से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो और यूज़र को दिखा सकते हो। तो उसके लिए मुझे उस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मैं अभी ऐड करने वाला हूँ। सो लिप्स वर्जन टॉमल फाइल में मैं यहाँ पर अपने लाइब्रेरी को ऐड करूँगा विच इज़ कॉइल कंपोज। और इसका यूज़ सबसे पहले मैं सिंक करूँगा और इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने मॉड्यूल ऐप लेवल build.gradle.kts में। तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और मैं सिंक को कंप्लीट होने का वेट करके इसके बाद इसको ऐड करूँगा। ओके, सिंकिंग इज डन। तो मेरे पास यहाँ पर एक coil.compose, इसको मैं यहाँ पर नीचे रखता हूँ। ठीक है, सिंक कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एसिंक इमेज नाम से कंपोजेबल मिलेगा। ओके, सिंकिंग इज डन, गो टू मेन एक्टिविटी। और अब मैं उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करूँगा, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सो ये है एक एसिंक इमेज। मेरे पास है यहाँ पर मॉडल। तो मॉडल में आप इस इमेज का URL डाल सकते हो विच इज़ लार्ज इमेज URL। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ और जो मेरी हाइट होगी वो मैं लूँगा 300 DP की। DP को आपको इंपोर्ट करना होगा। तो ये मेरा हो गया एसिंक इमेज। अब क्योंकि ये इमेज है तो मुझे यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी भेजना पड़ेगा जो कि मैं भेजूँगा नल, और जो मेरा कंटेंट स्केल होगा वो होगा क्रॉप। तो ये मेरा बेसिक सा है एसिंक इमेज। और इस लेज़ी कॉलम में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा विच इज़ पैडिंग। हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ 12 DP या फिर 16 DP की पैडिंग, तो ये हॉरिजॉन्टली होगा। अब मुझे टेक्स्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यूज़र क्वेरी कहाँ पे एंटर करेगा, उसके एंटरिंग करने के लिए मुझे एक टेक्स्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब चलिए उसको बनाते हैं। तो इस स्कैफोल्ड में एक स्लॉट होता है मेरे पास जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप बार। इस टॉप बार में मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा टेक्स्ट फील्ड। इसकी रिक्वायरमेंट होगी वैल्यू। तो वैल्यू के लिए मैंने क्वेरी बना रखी है और जब भी कोई वैल्यू चेंज होगा तो अगेन मैं इस क्वेरी को अपडेट कर दूंगा इनकमिंग वैल्यू से। और जस्ट उसके बाद मैं यूज़ करूंगा अपने व्यू मॉडल को और अपने व्यू मॉडल क्वेरी को अपडेट करूंगा विच इज़ द क्वेरी दैट यूज़र हैड इंटर्ड। यूज़ कर लो यहाँ पर मॉडिफायर का फिल मैक्स विड्थ। एंड यदि आपको इससे कलर को चेंज करना है तो कलर्स का यूज़ करके यूज़ करो टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट्स का। बाय द वे ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कंपोजेबल आप खुद से कर सकते हो, लेकिन जो आर्किटेक्चर है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग इसको सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई UI डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है कलर अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। सिमिलरली फोकस्ड इंडिकेटर कलर में भी मैं यूज़ करूँगा कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। एंड वी आर डन विथ आवर UI लेयर। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। सो मैंने ऐप को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में इस परमिशन को लेना, मिस इंटरनेट परमिशन। तभी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपका ऐप क्रैश होगा। तो ये मेरा यहाँ पर ऐप है, मैं लेट से टाइप करता हूँ येलो।
और ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दैट मीन्स लोडिंग केस है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल रहे होंगे। में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MVI आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। MVI का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू इंटेंट। ये स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो करता है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एक छोटा सा काउंटर एप्लीकेशन बना के समझते हैं कि आखिर ये MVI आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न है क्या। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली, तो हम इसको बहुत ही प्यारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने जेटपैक कंपोज में, क्योंकि कंपोजेबल भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। वो भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही यूज़ करता है जब भी वो रेंडर करता है अपने यूज़र इंटरफेस को। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर होता है मॉडल व्यू इंटेंट। अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो आपका जो व्यू होगा, यदि उसमें कोई बटन क्लिक होता है तो वो एक इंटेंट की तरह लिया जाता है। वो इंटेंट फर्दर ब्रेक होता है एक्शन में, और उस एक्शन में जो भी आपको परफॉर्म करना होता है परफॉर्म करते हो। देन आप इसको रिड्यूस करते हो एक रिज़ल्ट में। वो रिज़ल्ट अल्टीमेटली आपके स्टेट को अपडेट करता है। तो आप देखो यहाँ पर एक तरीके से एक लाइन में, एक फ्लो में सब चीज़ें हो रही हैं। इंटेंट आया, एक्शन में गया, एक्शन बना रिज़ल्ट, रिज़ल्ट ने अपडेट किया आपके स्टेट को, और स्टेट फर्दर ऑब्जर्व हुआ UI में। तो ये जो फ्लो है इसको हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि एक बहाव में बह रहा है, एक ही तरफ से बह रहा है ये, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो। चलिए अब लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और करते हैं इसको। सो ये रहा मेरा बेसिक सा प्रोजेक्ट सेटअप। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पास कोई लेआउट वगैरह नहीं। सबसे पहले पैकेज स्ट्रक्चर, तो मैंने आपसे कहा मॉडल, देन मैंने आपसे कहा व्यू, एंड लास्टली मैंने आपसे कहा इंटेंट। ठीक, 3 चीज़ मैंने बताई आपको कि यही 3 चीज़ें होती हैं। अब व्यू के अंदर तो हमारा मेन एक्टिविटी आएगा, और UI से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आई मीन थीम वगैरह, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया व्यू। फिलहाल के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग इंटेंट पे जंप करेंगे, लेकिन इंटेंट से पहले हमें अपने मॉडल को रखना होगा। तो मॉडल में ऑफकोर्स आपका जो बिजनेस लॉजिक होता है, जो भी आपके बिजनेस मॉडल होते हैं, वो सब मॉडल में बैठते हैं। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है MVI और MVC में। तो चलो यहाँ पर बना लेता हूँ हम लोग मॉडल, जिसका हम लोग नाम देंगे काउंटर मॉडल। ये एक क्लास होगा। इस क्लास के अंदर हमारे पास होंगे वेरिएबल काउंटर नाम से, इंटीजर, इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 0। हमारे पास होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट, जो कि सिंपली हमारे इस काउंटर को करेगा इंक्रीमेंट। देन हमारे पास होगा डिक्रीमेंट, काउंटर को ये घटा देगा। एंड लास्टली गेट काउंटर, जो कि मुझे काउंटर की लेटेस्ट वैल्यू देगा। ये मेरा सिंपल सा मॉडल है। अब इंटेंट में हम लोग जंप करते हैं। तो इंटेंट यूजुअली हम लोग बनाते हैं एक सील्ड क्लास को या फिर सील्ड इंटरफेस को, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेंट होते हैं किसी भी स्क्रीन के। ऐसा तो है नहीं, अनलिमिटेड इंटेंट हो सकते हैं किसी स्क्रीन में। लाइक हमारे केस में इंटेंट क्या है मेरा, मैं 2 बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। 2 इंटेंट मेरे पास है। ठीक, सो एक मैं यहाँ पर बनाऊँगा सील्ड इंटरफेस, इसका मैं नाम दूंगा काउंटर इंटेंट। इस इंटेंट के अंदर मैं यूज़ करूँगा डेटा ऑब्जेक्ट का, या तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा या तो मैं डिक्रीमेंट करूँगा। राइट, 2 ही चीज़ मेरे पास है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रिक्टली बोला नहीं गया है कि आपके पास एक ही मॉडल हो सकता है एक स्क्रीन के लिए। आपके पास मल्टीपल मॉडल्स भी हो सकते हैं एक स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए। ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन MVC और MVP में ऐसा नहीं था। आपके पास एक ही मॉडल होता था एक स्क्रीन के लिए, और वही सब चीज़ डील करता था। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा स्क्रीन से आएगा मेरे पास इंटेंट। ये इंटेंट फर्दर क्या होगा, एक्शन की तौर ब्रेक होगा। तो एक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक और सील्ड इंटरफेस, जिसको हम लोग नाम देंगे काउंटर एक्शन। अब इस एक्शन के अंदर क्या हो सकता है, 2 चीज़ हो सकती है। देखो, पहला तो हो सकता है कोई इंक्रीमेंट पर ही क्लिक कर दे, दूसरा हो सकता है कोई डिक्रीमेंट पे क्लिक कर दे, और ये यूज़ कर लेगा हमारे काउंटर एक्शन को। तो 2 इंटेंट करस्पॉन्डिंग 2 एक्शन मेरे पास हो गए। अब ये एक्शन क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करके रिजल्ट की ओर मूव करेगा। तो रिजल्ट को होल्ड करके रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक और सील इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसका हम लोग नाम देंगे काउंटर रिजल्ट। अब यहाँ पर मेरे पास होगा एक डेटा क्लास, ये बोलेगा अपडेटेड काउंटर। एक होगा मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल काउंटर नाम से, और ये अल्टीमेटली यूज़ कर लेगा हमारे काउंटर रिजल्ट इंटरफेस को।
मेक श्योर करो ये सील्ड इंटरफेस हो। मैं कंफर्म करता हूँ ये एक्शन में भी हो और ये मेरे इंटेंट में भी हो, बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर सील्ड इंटरफेसेस हैं। पहला रिप्रेजेंट करेगा इंटेंट को, इंटेंट ब्रेक होगा एक्शन में, एक्शन परफॉर्म होगा एंड लास्टली वो एक्शन हमें रिजल्ट देगा और ये रिजल्ट जो होगा ये मेरे स्टेट को अपडेट करेगा। तो मेरे पास 3 यहाँ पर सील्ड इंटरफेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कोई बंदा स्क्रीन देख रहा है उस पर मान लो मैंने इंक्रीमेंट क्लिक किया, ये एक मेरा इंटेंट है, ये इंटेंट जाएगा, एक्शन परफॉर्म होगा, रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट फिर आपके यूआई को अपडेट करेगा और यूआई जो अपडेट होगा वो आगे कंपोजेबल में आपको रीरेंडर होता हुआ दिखेगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो। चलो अब हम लोग बनाते हैं अपने व्यू मॉडल को। तो व्यू मॉडल बनाने के लिए ऑफकोर्स ये व्यू का पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे व्यू पैकेज के अंदर एक होगा हमारे पास काउंटर व्यू मॉडल। ये एक क्लास होगा और इस क्लास को हम लोग एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ की इनहेरिट हो जाए। स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए मैं इस व्यू के अंदर एक बनाता हूँ काउंटर यूआई स्टेट नाम से डेटा क्लास, और इस डेटा क्लास के अंदर होगा मेरे पास काउंटर इंटीजर, इनिशियल वैल्यू 0। मेक श्योर करो आप इसको इम्यूटेबल से एनोटेट करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैल यूज़ कर रहे हैं, वार नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग वार का यूज़ करते तो हम लोग स्टेबल का यूज़ करते। एनीवेज ये डिफरेंट टॉपिक है, लीव इट। काउंटर व्यू मॉडल पे वापस आओ। यहाँ पर आप बना लो अपने यूआई स्टेट को, म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और इसका जो टाइप होगा वो होगा काउंटर यूआई स्टेट। इनिशियल वैल्यू होगी इसकी काउंटर यूआई स्टेट, वेरिएबल यूआई स्टेट अंडरस्कोर यूआई स्टेट एज स्टेट फ्लो। ओके, एक हमें यहाँ पर चाहिए होगा इंस्टेंस अपने मॉडल का। सो प्राइवेट वेरिएबल काउंटर मॉडल, इनिशियलाइज कर लो इसको काउंटर मॉडल की हेल्प से। नाइस। तो हमारे व्यू मॉडल में 2 चीज़ है, एक तो हो गया मेरा काउंटर मॉडल जहाँ पर हमारा बिजनेस लॉजिक वगैरह रहेगा, और अब हम लोग इंटेंट को हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। सो फंक्शन ऑन इंटेंट, यहाँ पर आएगा मेरे पास इंटेंट, टाइप होगा इसका ऑफकोर्स काउंटर इंटेंट, व्हेन इंटेंट, सारे ब्रांचेस आप यहाँ पर यूज़ करो। सो मेरे पास है यहाँ पर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। अब मैंने आपको बोला था कि ये इंटेंट फर्दर क्या होगा, एक्शन में टूटेगा, एक्शन परफॉर्म होगा। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं ऑन एक्शन। इसमें मेरे पास आएगा एक्शन, व्हेन एक्शन। हमारे पास 2 तरीके के एक्शन हो सकते हैं, या तो इंक्रीमेंट क्लिक हो या डिक्रीमेंट क्लिक हो। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस ऑन एक्शन मैं बोलता हूँ हैंडल एक्शन, ज़्यादा शूट करेगा। अब यहाँ पर मैं उसका यूज़ कर लूँगा। सो अगर कोई डिक्रीमेंट करना चाहता है तो हैंडल एक्शन काउंटर एक्शन डिक्रीमेंट कर दो, अगर तो कोई इंक्रीमेंट करना चाहता है तो हैंडल एक्शन काउंटर एक्शन डॉट, यहाँ पर मेरे पास है इंक्रीमेंट। अब ये जो एक्शन है ये यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो अगर डिक्रीमेंट कोई करता है तो क्या करूँगा मैं सिंपली अपने काउंटर मॉडल का यूज़ करूँगा और उसमें परफॉर्म करूँगा डिक्रीमेंट, और एट द एंड मुझे अब रिज़ल्ट मिलेगा। तो रिज़ल्ट क्या करेगा, वो यूआई को अपडेट करेगा। एक यहाँ पर बनाता हूँ फंक्शन रिड्यूस नाम से, यहाँ पर मैं भेजूँगा रिज़ल्ट विच इज़ काउंटर रिज़ल्ट। व्हेन का यूज़ करो रिज़ल्ट, हमारे पास यहाँ पर एक ही चीज़ है विच इज़ अपडेटेड काउंटर। तो ये अपडेटेड काउंटर ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, ये लेगा हमारे यूआई स्टेट को अपडेट कर देगा इसकी वैल्यू। कॉपी बना लो आप प्रीवियस वैल्यू का, और काउंटर में आप सिंपली इस रिज़ल्ट के काउंटर को यूज़ कर लो। ठीक, ये रिज़ल्ट का काउंटर जो होगा ये हमारे अपडेटेड काउंटर के अंदर जो वेरिएबल है ना इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगेन व्यू मॉडल पे वापस आओ। तो डिक्रीमेंट तो मैंने क्लिक कर लिया, मैंने डिक्रीमेंट भी कर दिया, अब मुझे रिड्यूस करना है। बेसिकली अब मुझे एक्शन से रिज़ल्ट की ओर मूव ऑन करना है। सो यहाँ पर आप यूज़ कर लो रिड्यूस को। अब रिड्यूस में हम क्या कर सकते हैं, हम भेजेंगे काउंटर रिज़ल्ट को। सो काउंटर रिज़ल्ट अपडेटेड काउंटर काउंटर मॉडल डॉट गेट काउंटर। तो डिक्रीमेंट करके हमने सिंपली अपडेट कर दिया अपने काउंटर को। अब इसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो,
इंस्टेड ऑफ डिक्रीमेंट आप इंक्रीमेंट कर दो। सो आप यहाँ पर नोटिस करो, हमारे पास इंटेंट आया, हमने उस इंटेंट को एक्शन में कन्वर्ट किया और एक्शन को परफॉर्म किया, और जो रिज़ल्ट आया उससे मैंने रिज़ल्ट को अपडेट किया। अब ये जो रिज़ल्ट होगा ये हमारे यूआई स्टेट को अपडेट कर देगा, जो कि यहाँ पर है, और इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे अपनी स्क्रीन पर। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, स्ट्रिक्टली यूनी डायरेक्शनल फ्लो। वापस चलो अपने मेन एक्टिविटी में, एंड यहाँ पर व्यू मॉडल बना लो। टाइप होगा इसका काउंटर व्यू मॉडल। इनिशियलाइज कर दो व्यू मॉडल डेलीगेट से। टाइम है हमारे यूआई को बनाने का। सो यूआई बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पर कॉलम का मॉडिफायर। पैडिंग में हम इनर पैडिंग को पास कर देंगे, फिल मैक्स साइज़ का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल अरेंजमेंट जो कि होगा सेंटर पे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो कि होगा सेंटर में, एंड यहाँ पर मेरे पास होगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में मुझे शो करना है काउंटर को। सो वॉल UI state by view model UI state collect this thing in a form of state attached with composable life cycle। टेक्स्ट में आओ, यहाँ पर UI state है, काउंटर स्ट्रिंगिफाई कर दो इसको। स्पेसर आप ले सकते हो, हाइट 12 dp की होगी, dp की इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, एंड एट द एंड मेरे पास है यहाँ पर बटन। सो ऑन क्लिक ये मेरा इंक्रीमेंट वाला होगा, तो मैं व्यू मॉडल का यूज़ करूँगा। ऑन इंटेंट काउंटर इंटेंट, मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट करना। टेक्स्ट में बोलोगे कि इंक्रीमेंट, तो ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट का बटन। लाइक अब आप इसको सिंपली कर दो डुप्लीकेट, ये हो जाएगा मेरा डिक्रीमेंट के लिए। कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंड दैट्स इट, हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार है। तो MVI क्या बोलता है भाई? MVI ऐसा कुछ बोलता है कि हमारे पास मॉडल है, हमारे पास व्यू है, हमारे पास इंटेंट है, और इंटेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यूज़र एक्शन। जब भी कोई बटन पे क्लिक होता है वो एक इंटेंट होता है। इंटेंट जाता है हमारे, इस केस में हमारे प्रोजेक्ट केस में वो जाएगा व्यू मॉडल के पास। अब वो इंटेंट जो है वो फर्दर एक्शन में ब्रेक होगा, एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सेक्शन में जाएगा, और वो रिज़ल्ट अल्टीमेटली अपडेट करेगा हमारी UI स्टेट को, और UI स्टेट फर्दर हमारे कंपोजेबल स्क्रीन पर हम लोग कलेक्ट करके अपडेट कर देंगे अपने कंपोजेबल या फिर जेटपैक कंपोज स्क्रीन को। ये होता है MVI। ये फॉलो करता है स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यही इसके एडवांटेज हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी के टाइम पे लोग MVI को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि यूज़ करता हो कंपोजेबल्स। एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वेल कुछ खास तो है नहीं, बट स्टिल फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। आप इसको रोटेट करोगे तो आपका स्टेट भी प्रिजर्व होकर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है व्यू मॉडल को। ऑलराइट, सो ये बहुत ही बेसिक सा एक प्रोजेक्ट था। आई होप आपको MVI के बारे में समझ में आया हो। और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, लाइक MVI का मतलब समझते हैं कि ये मैंने एक इंटेंट बना लिया है, हमारे व्यू मॉडल मेरे पास एक फंक्शन है ऑन इंटेंट नाम से, इंटेंट यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर सब कुछ परफॉर्म कर दूंगा। वेल ऐसा आप करोगे तो ये MVI फॉलो नहीं करेगा। MVI सीधा बोलता है कि भाई इंटेंट जो है उसको आप फर्दर एक्शन में ब्रेक करो, एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा आपका सारा जो एक्शन वगैरह होगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अल्टीमेटली आपके UI को अपडेट करेगा। अगर सब चीज़ आप यहीं पे करोगे सो वो कुछ हद तक गलत है, और उसको गलत ही माना गया है अल्टीमेटली। और बहुत लोग यही करते हैं, उनको लगता है कि मॉडल व्यू इंटेंट का मतलब क्या है भाई, इंटेंट एक सीड इंटरफेस बना लो, वो आपको इंटेंट को रिप्रेजेंट कर देगा और फिर आप कुछ भी कर दो। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जो MVI है वो कुछ इस तरीके से है, इंटेंट एक्शन रिजल्ट। रिजल्ट आपका अल्टीमेटली अपडेट करेगा अपने UI स्टेट को, और ये UI स्टेट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो अपने स्क्रीन में, और चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। ये होता है MVI। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करके आपको समझा सकता हूँ। हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर को, जिसको हम लोग जानते हैं क्लीन आर्किटेक्चर के नाम से। बड़ी कंपनीज़ में, और अगर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसको आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट आप फ्यूचर में जाकर स्केल कर सको, और वो प्रोजेक्ट बहुत ही रोबस्ट हो, आप इजीली उसके टेस्टिंग भी लिख सको, बेसिकली टेस्टेबल हो, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही आसानी से करने को मिलेगा यदि आप यूज़ करते हो क्लीन आर्किटेक्चर का। तो इस वीडियो का जो मोटो है वो है सीखना क्लीन आर्किटेक्चर को,
बाय बिल्डिंग अ इमेज सर्च एप्लीकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इमेज सर्च ऐप के लिए हम लोग यहाँ पर रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए API एंड पॉइंट। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अगेन जो हमने जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो में यूज़ किया था, MVVM वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर जो कार्ड होता है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी pixabay.com के API का यूज़ किया था। आप यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद आपने अपने आप को करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद एक्सप्लोर पे क्लिक करके API पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा UI दिखने को मिलेगा। व्यू API डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए खुल जाएगा। तो बेसिकली ये UI आपको देखने को मिलेगा उस केस में। और जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एंड पॉइंट, वो है ये वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ कहीं पर पेस्ट, ताकि मेरे लिए रेफरेंस लेने में आसानी हो। तो मेन एक्टिविटी में मैं जाऊँगा और यहाँ टॉप पर मैं इसको कर दूँगा कमेंट। ठीक है, तो ये मेरा की है जो कि आपको लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा पिक्साबे की तरफ से, और ये मेरा क्वेरी है येलो। अब क्लीन आर्किटेक्चर है क्या? देखिए, क्लीन आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 लेयर होता है, डेटा लेयर, डोमेन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो डेटा लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है डेटा लाने की। वो हो सकता है कहीं लोकल डेटाबेस जो कि हम लोग रूम के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर SQLite डेलाइट भी हो सकता है, वहाँ से वो डेटा को लाए, या फिर हो सकता है कि रेट्रोफिट का यूज़ करें कहीं एंड पॉइंट, या फिर अपने बैकएंड से डेटा को लाए। तो ये डेटा लाने का काम करता है अपना डेटा लेयर। जब ये डेटा को ला लेता है उसके बाद इस डेटा को ये भेजता है हमारे डोमेन लेयर को। डोमेन लेयर में हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं। जैसे आपके पास सेलेक्ट से बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको उसमें से कुछ ही लिस्ट आइटम की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब जो लॉजिक होगा वो आप अपने डोमेन लेयर में लिखोगे। जब सब आप बिजनेस लॉजिक लिख लोगे, प्रोसेस करने के बाद जो डेटा अगेन आपको मिलेगा उसको आप दोगे UI लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर में। और प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास होता है व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल स्टेट होल्डर का काम करता है, और इस स्टेट होल्डर में हम लोग स्टेट को होल्ड करते हैं और इसको एक्सपोज करते हैं अपने UI को। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 3 लेयर की। क्लीन आर्किटेक्चर में 3 लेयर होते हैं, डेटा, डोमेन, प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। तो चलिए, लेयर का मतलब होता है पैकेज, तो उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। और अगर आपको मल्टी मॉड्यूलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। आपको डेटा, डोमेन, प्रेजेंटेशन 3 लेयर बनाने होंगे, मॉड्यूल्स बनाने होंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पर पैकेज बनाता हूँ पहले तो अपने डेटा के लिए, फिर हम लोग बनाएंगे अपने डोमेन के लिए, और लास्टली मेरा प्रेजेंटेशन लेयर जिसको मैं बोलूँगा UI। ठीक है, ओके। तो UI ऑलरेडी है, तो UI की जगह मैं इसको प्रेजेंटेशन ही बोल दूँगा। ये सारी चीज़ें हमारे UI लेयर के पार्ट हैं, तो इसको मैं प्रेजेंटेशन में यहाँ पर रख दूँगा और अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा डेटा लेयर से। तो डेटा लेयर में हम लोग क्रिएट करेंगे रेट्रोफिट का इंस्टेंस, और उसके बाद हम लोग डेटा को फिश करेंगे यूजिंग API सर्विस जो हम लोग क्रिएट करेंगे। राइट, तो पैकेज के अंदर हमारे पास होगा मॉडल। मेरे पास एक और पैकेज होगा जहाँ पर मैं अपने रिमोट चीज़ों को रखूँगा। इस रिमोट में हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा रेट्रोफिट इंस्टेंस। ये मुझे रेट्रोफिट का एक इंस्टेंस देगा। मेरे पास एक फंक्शन है इसमें गेट इंस्टेंस नाम से, और ये मेरे को रिटर्न करेगा रेट्रोफिट, रिटर्न रेट्रोफिट बिल्डर। मुझे यहाँ पर बेस URL भेजना है जो कि मैं भेजूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कन्वर्टर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट का यूज़ करके इसको बना लूँगा। तो ये कन्वर्टर फैक्ट्री करता क्या है, क्योंकि जितने भी हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो जेसन में होते हैं, और हम लोग जेसन एक करस्पॉन्डिंग मॉडल बनाते हैं। तो जो मैपिंग काम होता है जेसन का हमारे मॉडल क्लासेस से, वो करने का काम करता है ये जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री। एंड एट द एंड मैं इसको बिल्ड कर लूँगा। तो बेसिकली ये बिल्डर पैटर्न को फॉलो करता है। अब मैं इस बेस URL को यहाँ पर मेंशन करता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन मेन एक्टिविटी में वापस जाऊँगा। तो ये मेरा URL है, इसको आप कॉपी करो, रेट्रोफिट इंस्टेंस में वापस आओ और सिंपली यहाँ पर कर दो पेस्ट। ठीक है, ये मेरा हुआ बेस URL, तो इसको मैं यहाँ पर भेज दूँगा। तो अब मेरे पास रेट्रोफिट का इंस्टेंस है जो कि मेरे बेस URL को पॉइंट कर रहा है। ठीक, अभी इसे एंड पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो API सर्विस हम लोग लिखते हैं, वो एक इंटरफेस होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी रेट्रोफिट देता है, और वहाँ पर ये पूरे URL को बनाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग हमारे जो जेसन का रिस्पॉन्स है इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर क्रिएट करते हैं मॉडल। तो मेरे पास है थर्ड पार्टी प्लगइन जिसको बोलते हैं कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। ये आपके जेसन से मॉडल क्लासेस बनाता है। तो ये मेरा पूरा जेसन है, और इसका मैं जो नाम दूंगा वो दूंगा पिक्साबे रिस्पॉन्स। नाम आप कुछ भी दे सकते हो।
तो आप इसको ओपन करोगे तो पिक्साबे रिस्पॉन्स ये कंटेन करेगा, ये बेसिकली हमारा ऊपर का कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ हिट हैं और हिट ही कंटेन करेगा हमारे इमेज के इन्फॉर्मेशन को। अब इसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो केवल एक पैरामीटर में है जिसको हम लोग बोलेंगे लार्ज इमेज यूआरएल, बाकी सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हिट आ गया और अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स हमें रिटर्न टाइप पता है। अब हम लोग बनाएंगे अपने API सर्विस को, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोफिट देगा, दैट मीन्स ये ज़ाहिरी तौर पर इंटरफेस ही होगा। तो मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर URL को कर देता हूँ पेस्ट, ताकि मुझे रेफरेंस लेने में आसानी हो। ये गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मेरे को एंड पॉइंट मेंशन करना होगा, तो एंड पॉइंट में केवल आएगा API/, बाकी सब क्वेरीज़ हैं क्योंकि आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क स्टार्ट है और उसके बाद एंड, दैट मीन्स सारे क्वेरी हैं। सो सस्पेंड फंक्शन गेट इमेजेस, क्वेरी को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेरी एनोटेशन का, और इसके अंदर हमें क्वेरी का नाम भेजना होता है जो कि वो है की मेरे केस में, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा जो कि मेरी की है यहाँ से यहाँ तक। एक और मेरे पास क्वेरी है और इस क्वेरी का नाम है क्यों, क्वेरी टाइप इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, सॉरी डिक्लेयर किया है जस्ट। इसका पूरा डेफिनेशन देगा हमारा रेट्रोफिट। रिटर्न टाइप की जहाँ तक बात है तो पिक्साबे रिस्पॉन्स होगा। अब मेरा API सर्विस बन के तैयार है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोफिट को लिखना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊँगा गेट API सर्विस नाम से, और ये जो होगा ये मुझे API सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करके देगा। रिटर्न गेट इंस्टेंस, मेरे पास रेट्रोफिट आ गया। इसमें एक फंक्शन होता है क्रिएट, और क्रिएट जो होता है वो बेसिकली आपके इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो API सर्विस क्लास डॉट जावा, मुझे यहाँ पर इंटरफेस का टाइप भेजना होगा जो कि मैंने यहाँ पर भेज रखा है। तो दैट्स इट, ये हमारा रेट्रोफिट का इंस्टेंस हुआ कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिपॉजिटरी पैटर्न का, दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए इस डेटा में ही मैं एक और पैकेज बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम देंगे रिपॉजिटरी, और इस रिपॉजिटरी का जो नाम होगा वो होगा इमेजेस रिपॉजिटरी, राइट। लेकिन जब आप क्लीन आर्किटेक्चर का यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल ऐसा अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। जो इमेज रिपॉजिटरी होगी वो एक इंटरफेस होगा और वो लाई करेगा हमारे डोमेन लेयर में। तो डोमेन लेयर बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट लेयर होता है जहाँ पर हमारे पास रिपॉजिटरीज होते हैं और यूज़ केसेस होते हैं, और जो रिपॉजिटरी डोमेन लेयर में होती है वो एक इंटरफेस होता है। क्योंकि डेटा लेयर का काम क्या होता है, डेटा को लाना। दैट मीन्स इमेज रिपॉजिटरी में हम केवल ये बता सकते हैं कि भाई तुम्हें डेटा लाना है, हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब जो डेटा लेयर होगा वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो डोमेन लेयर एक तरह से नेता टाइप का आदमी है जो बताता है कि भाई तेरे को ये करना है और मुझे चाहिए, अब तुम जो करना है करो लेकिन मुझे ये ला कर दो। ये होता है आपका डोमेन लेयर। तो यहाँ पर अब मैं इमेज रिपॉजिटरी डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि नेता मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। तो चलो नेता के पास चलते हैं। तो ये मेरा नेता हो गया डोमेन लेयर, और इस डोमेन लेयर में मेरे पास होगा पैकेज, मेरे पास रिपॉजिटरी होगा, और यहाँ पर मेरे पास एक और पैकेज होगा मॉडल नाम से। क्योंकि डोमेन जो है वो नेता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर में नहीं रहता। दैट मीन्स उसका मॉडल भी अलग होगा, उसका रिपॉजिटरी भी अलग होगा। हाँ, जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करेगा, मतलब छोटे नेता जो होंगे वो डिपेंड तो करेंगे डोमेन लेयर पर। तो छोटे नेता डोमेन लेयर का जो मॉडल होगा उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोमेन क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो किसी के मॉडल को और यूज़ नहीं करेगा, वो खुद का चीज़ डिफाइन करेगा और उसी को ये यूज़ करेगा। डेटा लेयर और UI लेयर जो होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स इसको मॉडल चाहिए होगा UI लेयर को तो ये डोमेन के पास जाएगा, अगर डेटा लेयर को अपना पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा रिपॉजिटरी का तब भी ये डोमेन लेयर के पास जाएगा। तो रिपॉजिटरी चलो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ये एक इंटरफेस होगा इमेजेस रिपॉजिटरी, ठीक है। अब इस इमेजेस रिपॉजिटरी के अंदर क्योंकि एक इंटरफेस है, यहाँ पर हम चीज़ों को केवल डिफाइन कर सकते हैं, इसके पूरी डेफिनेशन देने का काम करेगा डेटा लेयर। तो सस्पेंड फंक्शन गेट इमेजेस, और यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग क्वेरी पास करेंगे और जो इसका रिटर्न टाइप होगा। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट है तो मॉडल भी इसके अलग होंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और मॉडल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे डोमेन
मॉडल। ये मैं बस आपको ईज़िली समझाने के लिए यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये एक डेटा क्लास होगा और इस डेटा क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर डालेंगे इमेज URL नाम से, ठीक है। अब इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर इमेज रिपॉजिटरी में करेंगे। तो हमें जो रिटर्न होगा वो होगा लिस्ट ऑफ इमेज या फिर डोमेन मॉडल, ठीक है। तो अब मेरा ये रिपॉजिटरी है, ये इंस्ट्रक्शन है। अब इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा हमारा डेटा लेयर। तो रिपॉजिटरी में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे इमेज रिपो इम्प्लीमेंटेशन। अब ये बंदा यूज़ करेगा उस इंटरफेस को। तो इमेज रिपॉजिटरी, यहाँ पर मेरे पास आ गया गेट इमेजेस। अब डेटा लेयर के पास इन्फॉर्मेशन है हमारे रेट्रोफिट इंस्टेंस की, तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्राइवेट वॉल API सर्विस, इसको मैं यहाँ पर लेजली इनिशियलाइज कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ आवर रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट गेट API सर्विस। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है मेरा API सर्विस। रिटर्न टाइप यहाँ पर है लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल, राइट। तो इसकी बजाय मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल, क्योंकि अगर मैं रिजल्ट यूज़ करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं फेलियर और सक्सेस दोनों इवेंट को पास कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल हम यूज़ करेंगे रिजल्ट को। कम बैक करेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन में और यहाँ पर इसका जो टाइप है इसको हम लोग चेंज कर देंगे ट्राई कैच, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है तो हो सकता है ये। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे रिजल्ट डॉट फेल्योर का और एक्सेप्शन को पास कर देंगे। नहीं तो हम लोग यूज़ करेंगे अपने API सर्विस डॉट गेट इमेजेस का, कि हमने पास कर ही रखी है, हमें केवल यहाँ पर क्वेरी पास करनी है। तो ये मुझे देगा पिक्सअवे रिस्पॉन्स। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डोमेन मॉडल है। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। मेरे पास आता है हिट्स, लिस्ट ऑफ हिट, जो कि लिस्ट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यूजिंग मैप, और जो हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो अंततः होगा हमारा डोमेन मॉडल। और इसके अंदर मेरे पास है इमेज URL, जो कि हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे और ये मुझे मिलेगा हिट में। तो हिट में जब इमेज URL है तो उसी का यूज़ करके हम एक एक करके यहाँ पर पास करेंगे। अब ये जो हमारा रिटर्न टाइप बन चुका है, ये बन चुका है लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल। एक और वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल, एंड लास्टली हम लोग सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इस लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल को। रिटर्न का यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डोमेन लेयर में। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तो हो चुका है। अब डोमेन लेयर में हमारे पास होता है यूज़ केसेस। तो यूज़ केसेस क्या होते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसको समझने का। लेट्स से आपके पास एक प्रोफाइल स्क्रीन है। तो प्रोफाइल स्क्रीन में अभी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली 4 ऑपरेशन कर सकते हो। CRUD ऑपरेशन, क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो प्रोफाइल को। तो अगर आप यूज़ केसेस में डील कर रहे हो तो यूज़ केसेस एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मेन कारण है सॉलिड प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि किसी एक क्लास की या पीस ऑफ कोड की केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसी को फॉलो करने के लिए हम लोग बनाते हैं यूज़ केसेस को। और किसी यूज़ केस का केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो आप उसको बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं प्रोफाइल बनाता हूँ, मैं केवल प्रोफाइल को रीड करने के लिए एक यूज़ केस बनाता हूँ, रीड प्रोफाइल यूज़ केस। तो इसको आप डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हो, प्रोफाइल में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई अगर पेमेंट कर रहा हो वहाँ पर आपको प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आप इस यूज़ केस का यूज़ कर सकते हो। मतलब रीयूजेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ केसेस का। और इस यूज़ केस में केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल होती है, आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है। इस डोमेन में हम लोग बनाते हैं पैकेजेस यूज़ केसेस नाम से। और इस यूज़ केस में हमारे पास केवल एक ही यूज़ केस है, क्योंकि हम लोग इमेजेस को गेट कर रहे हैं। सो गेट इमेजेस यूज़ केस, जो नाम होगा इस यूज़ केस का वो बहुत ही अच्छा नाम आपको देना है, ताकि आपको पढ़ने में समझ में आ जाए कि इसका पर्पस क्या है। जैसे यहाँ पर गेट इमेजेस, तो मतलब ये इमेजेस को ले रहा होगा बैकएंड से, या फिर आप बोल सकते हो फाइंड इमेजेस फ्रॉम बैकएंड यूज़ केस, मतलब ये टोटली आपके ऊपर है। सो मैंने यहाँ पर क्लास को बना लिया है और इसके अंदर हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसको हम लोग नाम देंगे रिपोजिटोरी, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी का जो टाइप होगा वो होगा इमेज रिपोजिटरी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे डेटा लेयर में है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको लेजली इनिशियलाइज कराएंगे। अगर आप यहाँ पर डैगर हिल्ड का यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं सिंपल सा ये बिगनर के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डैगर हिल्ड का यूज़ नहीं करना चाहता।
और इसी वजह से मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ करूँगा इमेज रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, तो इमेज रिपॉजिटरी एक इंटरफेस है जिसका इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है हमारा इमेज रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। नाइस। यहाँ पर मेरे पास होगा ऑपरेटर फंक्शन इनवोक, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे हमारे क्वेरी को, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा एक फ्लो। अगेन रिजल्ट जो कंटेन करेगा लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल। अब यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ हिट नहीं यूज़ कर सकते, हिट डेटा लेयर का पार्ट है, और क्योंकि मैंने बोला है कि डोमेन लेयर इंडिपेंडेंट होता है और ये अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। तो अगर आपको इमेज रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन देना है तो डेटा लेयर का काम होता है वो देना, लेकिन वो डेटा लेयर को मालूम क्या पड़ेगा कि हमें किसका इम्प्लीमेंटेशन देना है, तो वो डोमेन के पास होता है, तो डोमेन से कॉन्टेक्ट करेगा और वो उसको बताएगा। सिमिलरली प्रेजेंटेशन का भी काम होता है, डोमेन लेयर के पास मॉडल भी होते हैं और उस मॉडल को ही प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकता है, तो डोमेन नेता है, बाकी सब उसके चेले हैं। कूल। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स रिपॉजिटरी से गेट इमेजेस, पास कर दो क्वेरी। अब मुझे यहाँ पर चीज़ें एमिट करनी हैं, सो रिज़ल्ट या फिर मैं सीधा ही रिस्पॉन्स को यहाँ से एमिट कर देता हूँ, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं यहाँ पर कैच करूँगा और एमिट करूँगा यूजिंग रिज़ल्ट डॉट फेल्योर, और उसके अंदर मैं अपने एक्सेप्शन को भेज दूँगा, और मैं चाहता हूँ इस फ्लो को एग्जीक्यूट करना हमारे डिस्पैचर डॉट आयो में। तो ये मेरा सिंपल सा यूज़ केस बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास बहुत सारे यूज़ केस हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेक श्योर करो कि आपके यूज़ केस केवल और केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करे, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये इसका बेसिक सा मतलब होता है यूज़ केस का। ठीक है, अब हम लोग अपना डोमेन लेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलते हैं अपने यूआई लेयर में। सो यूआई लेयर की जहाँ तक बात है तो यूआई लेयर में ही हमारे पास बैठता है व्यू मॉडल। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इमेज व्यू मॉडल, ये एक क्लास होगा और इस क्लास को आप लोग एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिपॉजिटरी नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास यूज़ केसेस हैं, इसी वजह से हम लोग यूज़ केसेस को यूज़ करेंगे। और वैसे भी प्रेजेंटेशन लेयर कभी भी डेटा लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। प्रेजेंटेशन के पास इंफॉर्मेशन डोमेन की हो सकती है लेकिन कभी भी डेटा की नहीं हो सकती। डेटा के पास इंफॉर्मेशन डोमेन की हो सकती है लेकिन कभी भी प्रेजेंटेशन की नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरे पास केवल एक ही यूज़ केस है और इसका जो टाइप है वो है गेट इमेजेस यूज़ केस। इसको मैं लेजली करता हूँ इनिशियलाइज गेट इमेजेस यूज़ केस से। अब स्टेट को होल्ड करने के लिए मेरे पास होगा एक डेटा क्लास जिसको हम लोग बोलेंगे यूआई स्टेट। एक वेरिएबल होगा इसमें, नेमिंग इज लोडिंग, टाइप है इसका बुलियन, इनिशियल वैल्यू इज़ फॉल्स। नेक्स्ट एरर के लिए इनिशियल वैल्यू इज एम्प्टी स्ट्रिंग, और लास्टली जो डेटा तो टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ डोमेन मॉडल और इनिशियल वैल्यू होगी नल। और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो का। सो यूआई स्टेट एक बनाएंगे हम लोग म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा यूआई स्टेट। अगेन एक्सपोज करने के लिए हम लोग स्टेट फ्लो का यूज़ करेंगे। म्यूटेबल स्टेट फ्लो का अगर आप यूज़ करोगे एक्सपोज करने के लिए तो वो चेंज हो सकता है, विच इज़ रॉन्ग। सो यूआई स्टेट एज स्टेट फ्लो। ठीक है, और एक और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो क्वेरी नाम से, और इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इनिट का यूज़ करेंगे। एक हम लोग यहाँ पर को रूटीन को लॉन्च करेंगे और हम लोग क्वेरी को चेक करेंगे। सो क्वेरी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है, इट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर ऐसा है तो ठीक है। इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज, मतलब जब भी चेंज हो तभी आप चीज़ों को एमिट करो या फिर कलेक्ट करो। लास्टली मैं यूज़ करूँगा डिबाउंस का, और इसका जो टाइम होगा वो होगा 1 सेकेंड। मतलब जब तक यूज़र टाइप करता रहेगा हम तब तक वेट करेंगे, और यूज़र जब 1 सेकंड तक टाइप नहीं करेगा तभी हम अपने बैकएंड एपीआई को हिट करेंगे। तो इस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ डिबाउंस का। और अब मैं कलेक्ट करूँगा लेटेस्ट एमिशंस को, और जैसे मैंने इसको कर लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने बैकएंड एपीआई को हिट करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा गेट इमेजेस नाम से, जहाँ पर मैं अपने क्वेरी को पास करूँगा, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अपने यूज़ केस को। सो यूज़ केस पास करो अपनी क्वेरी को। जैसे ही ये चीज़ स्टार्ट हो आपको सिंपली अपने यूआई स्टेट को करना है अपडेट विथ न्यू यूआई स्टेट, और इस लोडिंग जो होगा वो होगा ट्रू। तो ये मेरा स्टार्टिंग केस में हो गया। ऑन ईच एमिशन, तो ऑन ईच में मुझे क्या करना है, मुझे अपने यूआई स्टेट को अपडेट करना है, लेकिन ये जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगी हमारे रिज़ल्ट पे, क्योंकि हम जो
एमिट कर रहे हैं हमारे यूज़ केस से, वो एक रिज़ल्ट है। तो चेक करो रिज़ल्ट इज़ सक्सेस, तब आप सक्सेस करो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आप एरर को अपडेट कर सकते हो अपने यूआई स्टेट में। सो यूआई स्टेट डेटा रिजल्ट गेट और थ्रो, मैं श्योर हूँ कि ये कभी ऐसा नहीं थ्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट यूआई स्टेट, क्योंकि ये एरर है तो एरर के केस में मैं यूज़ करूँगा रिजल्ट के एक्सेप्शन और नल को, एंड इसके मैसेज में मेरा इंटरेस्ट है तो मैसेज टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑन ईच के बारे में हो गया। और यदि कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो अगेन मैं कैच करूँगा, उसको अपडेट करूँगा अपने यूआई स्टेट को। यहाँ पर मुझे इसका नेम चेंज करना होगा और इसके अंदर जो मेरा एरर होगा उसमें मैं इसके मैसेज को सेंड कर दूँगा। एंड एट द एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ हमारे व्यू मॉडल स्कोप में, तो आपको इसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एंड दैट्स इट। तो इस गेट इमेजेस का यूज़ करूँगा मैं यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा व्यू मॉडल काम कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इस क्वेरी को अपडेट करेंगे जो कि यूज़र टाइप करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट क्वेरी नाम से, और ये क्वेरी होगा जो कि सिंपली हमारे क्वेरी को अपडेट करेगा। सो क्वेरी अपडेट क्वेरी, तो ये फंक्शन अपडेट करेगा इस क्वेरी को, और जब भी हम कोई नया क्वेरी पाएंगे तो गेट इमेजेस को हिट करेंगे, ये हमारे यूआई स्टेट को अपडेट करेगा। तो ये मेरा व्यू मॉडल है। अब हम लोग चलते हैं हमारे यूआई लेयर में और डिज़ाइन करते हैं हमारे कंपोजेबल स्क्रीन्स को। तो मेन एक्टिविटी में वापस आएंगे और यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को करेंगे। तो भाई जहाँ तक बात है यूआई की, यूआई में मेरे पास एक सर्च बार होगा और उसके नीचे लेजी कॉलम होगा जो कि पूरी लिस्ट को दिखाएगा, और कुछ ही स्टेट्स जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे डेटा क्लास में मेंशन कर रखे हैं। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस ग्रीटिंग को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इस स्कैफोल्ड में हमारे पास एक स्लॉट है टॉप बार, इसमें मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट फील्ड का। और क्योंकि मुझे पास करनी है वैल्यू, तो उसके लिए मैं एक स्टेट को बनाऊंगा क्वेरी बाय रिमेंबर सेवेबल म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको आप सिंपली इंपोर्ट कर लोगे। तो ये मेरा हो गया क्वेरी। अब मुझे यहाँ पर व्यू मॉडल की भी रिक्वायरमेंट है, तो टॉप पर मैं क्रिएट करूँगा प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल, टाइप होगा इसका इमेज व्यू मॉडल, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊँगा व्यू मॉडल बिल्डर से। ठीक है, तो मेरे पास व्यू मॉडल भी आ चुका है, और इस व्यू मॉडल में ही हमारे पास है यूआई स्टेट। सो यूआई स्टेट व्यू मॉडल का यूज़ करूँगा यूआई स्टेट, और इसको मैं कलेक्ट करूँगा एज स्टेट जो कि हमारे लाइफ साइकिल से भी जुड़ा होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड में हमें वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू को जहाँ पर मेरा आ जाएगा क्वेरी, और जब भी कुछ चेंज होगा तो उस केस में हम अपने क्वेरी को कर देंगे अपडेट। लेकिन उस करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें हमारे व्यू मॉडल क्वेरी को अपडेट करना है। तो व्यू मॉडल अपडेट क्वेरी, और यहाँ पर पास करो क्वेरी को। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट फील्ड हो गया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का फिल मैक्स विड्थ का, ताकि ये पूरे विड्थ में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर का, जिसमें मैं यूज़ करूँगा नॉर्मली टेक्स्ट का सर्च। एंड एट द एंड मैं यहाँ पर इस कलर्स को चेंज करूँगा। तो करने के लिए यूज़ करो टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट्स का, जिसमें हमारे पास होता है कलर्स, और इस कलर में फोकस्ड इंडिकेटर कलर। ठीक है, इसको आपको करना है ट्रांसपेरेंट, और अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर को भी आपको करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग हमारी यूआई स्टेट का यूज़ करेंगे। तो इफ़ यूआई स्टेट इज़ लोडिंग, तो भाई क्या करना है, हमें लोडिंग प्रोग्रेस बार दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बॉक्स का मॉडिफायर पैडिंग, इनर पैडिंग यूज़ कर लूँगा फिल मैक्स साइज, कंटेंट अलाइनमेंट होगा मेरा सेंटर में, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का। ये लोडिंग का हो गया। अगर मेरा एरर आता है जो कि होगा यूआई स्टेट एरर, अगर ये एम्प्टी नहीं होता दैट मीन्स हमने एरर एनकाउंटर किया है, तो उस केस में मैं सिंपली इस बॉक्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और इस बारी मैं टेक्स्ट हो करूँगा जिसमें होगा यूआई स्टेट एरर, एंड लास्टली यूआई स्टेट डेटा। यदि ये नल नहीं होता तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, और इस बारी मैं यूज़ करूँगा लेज़ी कॉलम का। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर का पैडिंग, इनर पैडिंग, फिल मैक्स साइज। तो ये मेरा लेज़ी कॉलम हो चुका है। अब इस लेज़ी कॉलम के अंदर क्या करना होगा, वेल इसके अंदर हम लोग हमारे लिस्ट आइटम को दिखाएंगे। तो यूज़ करो यहाँ पर आइटम्स को, भेज दो अपने लिस्ट को एक एक करके। मुझे इस लैम्डा में
हमारे लिस्ट आइटम मिलेंगे जिसको हम रेंडर करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एसिंक इमेज का, जो कि आएगा हमारे क्वाइल इमेज लोडिंग लाइब्रेरी से। मॉडल में हम लोग पास कर देंगे इट डॉट इमेज URL, और मॉडिफायर की यहाँ तक बात है तो मॉडिफायर फिल मैक्स विथ हाइट होगी हमारी 300 dp को इंपोर्ट कर लो आप। एंड एट द एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन इज नल। लास्टली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंटेंट स्केल का, जो कि मैं यूज़ करूँगा क्रॉप। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एसिंक इमेज। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसका जो शेप है उसको चेंज करना। तो देखते हैं इसमें हमारे पास कोई शेप नाम का, जी नहीं, हमारे पास शेप नाम का पैरामीटर नहीं है। तो मैं एट द एंड इसमें यूज़ करने वाला हूँ क्लिप को, और राउंडेड कॉर्नर शेप 12 dp इज़ गुड। तो ये मेरा हो गया एसिंक इमेज। और कुछ मैं यहाँ पर चाहता हूँ पैडिंग को भी इंक्लूड करना। सो जो पैडिंग होगा वो होगा 12 dp का चारों तरफ से। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ है हमारा UI स्क्रीन। तो UI स्टेट क्वेरी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ अटैच कर रखा है। अब हम लोग चलेंगे हमारे मैनिफेस्ट में और इंटरनेट की परमिशन लेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है। ठीक है, तो अब सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मिलकर सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका क्लीन आर्किटेक्चर का वीडियो यहीं तक था। ठीक है भाई, तो ये मेरा ऐप है, सर्च यहाँ पर आप कर सकते हो। तो लेट से मैं यहाँ पर येलो सर्च करता हूँ, 2 सेकंड के बाद लोडिंग का केस आया, और ये मेरा येलो जो भी पिक्सा पे मुझे रिस्पॉन्स देता है वो ये रहा। तो यही था क्लीन आर्किटेक्चर का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लीन आर्किटेक्चर पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नीचे कमेंट बता दो, जो आपको नहीं समझ में आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो नीचे कॉफ़ी खरीद के या फिर थैंक्स बाय करके। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।